एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एमसी उन सभी मॉन्स्टर को पकड़कर काफी ज्यादा खुश होता है और अपनी खुशी को कंट्रोल ना कर पाती है। सिस्टम से कहने लगता है कि हे लेटेनेंट, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा औसम हो। तुम्हें तो पता ही ना कि आगे मुझे क्या करना है। क्या तुम मैंने ग्रिल कर कर थोड़ा सा मसाला लगाकर थोड़ा सा नमक लगाकर तेल में पका के सही से अच्छी तरीके से बना के खिला सकते हो ना? मैंने सही कहा ना? ये बात सिस्टम भी सुनती है और वो भी चने के झाड़ पर जा जाती है और वो भी काफी खुश होती है और कहने लगती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और तभी अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर वहां पर एक बारबी को सारा सारा सामान मंगा लेती। जब ये हमारा एमसी देखता है तो वो काफी खुश होते हुए उसे सबसे कहने लगता है कि जरा इस क्राफ्ट्समैन को तो देखो, लग्जीरियस एंड हाई प्रोफाइल के लगने में लगी हुई है। ये देखकर उसका ब्रदर उससे पूछने लगता है कि ये क्या चीज है। तो एमसी उसे बताते हुए कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, इसे हम बारबेक्यू कहते हैं। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि बारबेक्यू क्या होता है। तो हमारा एमसी पोज मारते हुए समझाते हुए उससे कहने लगता है कि नहीं 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 ब्रो, तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है ना, और ना ही तुम्हें इसे जानने की जरूरत है। तुम्हें बस इतना जानना है कि हम इन सभी की सभी सी फिशेस को खाने वाले हैं। और उसके मुंह से लार टपकने लगती है तो खाने के एमसी का पूरी तरह जब उस मसाले को डब्बे को देखता है तो वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ये वही चीज है ना। और अगले ही पल हमारा एमसी उन सभी की सभी सी फिशेस को पका कर उसे दे देता है, जिसको देखकर उसका मुंह पूरा का पूरा खराब होने लगता है। अपने भाई को इस तरीके से खाते हुए देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी हमारा एमसी उसे एक प्लेट देते हुए क्या लगता है कि चखो चखो ब्रो चखो, बहुत बहुत टेस्टी है ये। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर तुम इसे एक बार खा लोगे तो तुम्हारी पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये देखने के बाद उसका भाई पूरी तरीके से शॉक हो जाता और तुरंत एग्जैक्टली वहीं पर उसके खाने से उससे मना कर देता कि मैं नहीं खाने वाला ब्रो। ये देखकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि ब्रो, क्या तुम्हें पता भी है क्या कर कर तुम नहीं कहना कहाँ से सीख लिया। और तभी हमें 10 मिनट के बाद का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से दोनों के दोनों उस फूड को एंजॉय करने में लगे होते हैं। दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सभी के सभी आपस में बात करते हो क्या लगते हैं कि तुम्हें तो देखो, उस बंदे ने तुम्हारे नीफी को, सेवेंथ आंट के, एट्थ अंकल के, सेकंड मैटर आंट के फैमिली के उसे पकाकर खा लिया इस बंदे ने। तो मैं वाकई में इसकी जिंदगी के लिए इससे भरपाई जरूर करवाऊंगा। और सभी के सभी रोना चालू कर देते हैं। जब वो लोग अपनी पार्टी एंजॉय करने में लगे ही होते हैं तभी वो सोल्जर्स हमारे एमसी के बाप के पास आकर उसका धन्यवाद कहने लगते हैं उनकी जान बचाने के लिए। ये देखने के बाद हमारे एमसी का बाप उन सभी से पूछने लगता है कि ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स आ रहे हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिरकार तुम्हारा जो किंग है उन्होंने इस डीमन से निपटने के लिए कुछ सैनिकों को क्यों नहीं भेजा। ये बात सुनकर उसका सैनिक उससे कहने लगता है कि हीरो, आपको इसके बारे में नहीं पता है क्या कि हमारा जो ईस्टर्न हिल्स बॉर्डर कोस्ट लाइन है ना, उसे कई सालों से इन मॉन्स्टर के द्वारा अटैक किया जा रहा है, वो भी रेगुलर बेसिस पे। हमें इसके कारण बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा है और काफी कैजुअलिटी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इतने सालों तक हम टिके रह पाए क्योंकि हमारे जो नेशनल टीचर है वो काफी ज्यादा समझदार है। जब भी यहाँ पर कभी भी बीस्टर आती है तो हमारा नेशनल टीचर टीचर हमेशा हमेशा एनफोर्समेंट को लीड करते हैं और जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा सी डीमंस को सबड्यू कर लेते हैं। और उसके बाद जितने भी ये सी डीमंस है वो हमसे इतने ज्यादा डर गए कि वो हमारे आसपास भी नहीं आते जब भी वो हमारे नेशनल टीचर का नाम सुनते हैं, और उनकी हिम्मत भी नहीं होती अटैक करने के द्वारा से। लेकिन रिसेंटली में जो सिचुएशन हो रखी है वो पूरी तरह से डिफरेंट, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है जिन्हें पर्सनली ट्रेन किया गया था नेशनल टीचर के द्वारा, उन्हीं क्राउन प्रिंस ने उन नेशनल टीचर को हाउस अरेस्ट में डाल दिया है, जिसके कारण यहाँ पर आना उनका इम्पॉसिबल के बराबर। और हमें अभी तक किसी प्रकार की कोई भी रेनफोर्समेंट यहाँ पर शामिल नहीं हुई नेशनल टीचर के द्वारा काफी समय से, जिससे कि हमें इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये वाकई में हमारे लिए दिन ब दिन बहुत ज्यादा कठिन होता जा रहा है इनसे लड़ना। ये जब हमारे एमसी को बाप को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ईस्टर्न हिल्स के क्राउन प्रिंस है उसने नेशनल टीचर को अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया, लेकिन क्यों? जब हमारा एमसी का बाप इतना सोचने में लगा ही होता है तो हमारा एमसी उसके पास आकर उसे वही देता है और कहने लगता है कि डैड जरा आप इसे खाकर तो देखो, क्या हम वाकई में एंडलेस सी में जाने वाले हैं। ये बात सुनने के बाद उसका बाप उससे कहने लगता है गुस्से में कि तुम इस जैसी कर्ज चीज को मुझसे दूर रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तभी वो सोल्जर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी जो जितने भी हीरोज हैं वो एंडलेस सी में जाने के बारे में सोच रहे हो क्या। तभी एमसी उसकी ये बात सुनकर ऐसे को लगता है कि सही कहा तुमने, क्या यहाँ पर कुछ गलत है क्या। तभी वो सोल्जर उसे बताता है और उससे कहने लगता है कि लेकिन यहाँ पर एक परेशानी, क्योंकि जो इंटरनल ओरिएंटेशन है ना एंडलेस सी का, वो हमेशा समय समय के हिसाब से 1000 ईयर से बदलते हुए आने में लगा हुआ है। तो आखिरकार तुम ये बताओ कि बिना मैप के तुम इसे क्रॉस करोगे तो करोगे कैसे। और जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो गुस्से में उसे घूरते उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि अगर हम करेक्ट ओरिएंटेशन को ढूंढना चाहते हैं एंडलेस सी के तो हमें किसी मैप का यूज इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो सोल्जर कहने लगता है कि जी हाँ। और तभी हमारा एमसी अपने बाप के पास घूरते हुए देखता घबराते हुए, ए ए ए रेडी सच सच बताना, क्या आपके पास इस तरह का कोई मैप है। और भाई हमें पता चलता है इसके बाप के पास कोई मैप नहीं होता और वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और हमारा एमसी उसी पर चिल्लाते बोलता क्या लगता है कि तुम्हारे पास 1 घंटा मैप भी नहीं है और तुम हमें यहाँ पर एंडलेस सी में ले जाना चाहते हो। तुम्हें आखिरकार किसने हक दे दिया वुई सेट का हेडमास्टर बनने, क्या तुम वाकई में इस लायक भी हो। और उल्टा सीधा सुनाने लगता है
तो हमारे एमसी को काफी गुस्सा आने लगती है। एमसी के बाप को तो उसकी कनपट्टी में एक खींच के बजाता और हमारा एमसी उसके बाद बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर सोल्जर उससे कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों देखकर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगते। तभी वो सोल्जर उन दोनों के बीच में फाइट में बोलते हैं, उससे कहने लगता है कि एक्चुअली में जो एंडलेस सी का मैप है वो नेशनल ट्रेजर है हमारे इस डोंकी कंट्री का। ये बात सुनकर वो दोनों के दोनों काफी सरप्राइज हो जाते हैं। और तभी हमारा एमसी वो सोल्जर के पास जाकर के लगता है कि रियली में तभी सोल्जर उससे कह लगता है कि अगर तुमने हमारी डोंकी कंट्री की इतना मदद की है उन सी डिमन से रेजिस्ट करने के लिए बीस्ट टाइड से, तो शायद हमारे जो किंग है वो तुम्हें उधार की तरफ दे सकते हैं, फिर तुम उसका इस्तेमाल कर एंडलेस सी में जा सकते हो। ये बात सुनकर एमसी काफी खुश होता है और सोल्जर को वहीं से कॉलर पर घसीट कर उसके साथ ले जाता है और उससे क्या लगता है कि हमारे पास यहाँ पर समय बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है, हमें कैपिटल में जाना चाहिए अगर हमें लेना है तो वो मैप। और तभी सभी के सभी लोग कैपिटल में पहुंच जाते हैं और आसपास की जो भी जनता होती है जो कि उनको जाते हुए देखती है तो वो उससे कहने लगती है, क्या तुमने ये बात सुनी, जो बीस्ट टाइड है हमारे बॉर्डर पर वो काफी ज्यादा बढ़ने में लगी थी, लेकिन जो आउटसाइडर है उन्होंने हमारी काफी मदद की है उनसे फाइट करने में। तभी दूसरा बंदा कहता है कि आखिरकार हमारे नेशनल टीचर के बारे में क्या, वो हमेशा हमेशा अपनी आर्मी को डिफेंस करने के लिए लीड नहीं किया करते थे। ये बात सुनकर तीसरा बंदा उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये न्यूज तो पूरे के पूरे पैलेस से बाहर निकल चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि जो नेशनल टीचर है उन्हें अंडर हाउस अरेस्ट कर दिया है क्राउन प्रिंस के द्वारा। ये बात सुनकर दूसरा बंदा काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि हाउस अरेस्ट, जो नेशनल टीचर है वो प्रिंस के खुद के ट्यूटर टीचर नहीं है क्या, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि नेशनल टीचर ने जो डोंक्यू नेशनल ट्रेजर है, ट्रेजर मैप है, वो प्रिंस को चुराते हुए देख लिया था। आई मीन प्रिंस के द्वारा उसे देख लिया था चुराते हुए टीचर को, इसीलिए उसे अंडर हाउस अरेस्ट में कर दिया। ये बात सुनकर एमपी काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल टीचर के पास असली वाला मैप मौजूद है, कि ये बात सच भी है, मेरी किस्मत वाकई में इतनी ज्यादा खराब है क्या। और तभी यहाँ पर हमें तीन नमूनों को दिखाया जाता है, तो कि वहाँ पर खड़े होते चिल्लाते हुए क्या लगता है कि फाइनली हम तुम्हारा इंतजार काफी समय से करते हुए खड़े खड़े परेशान हो गए थे। उनमें से हमें लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ दिखाया जाता है बंदे, उस बंदे का नाम होता है सुन बाओ बाओ, जो कि सेकंड प्रिंस है इस डोंग्यू कंट्री का। जो राइट में खड़ा हुआ है वो सुन रूशी है, जो कि फर्स्ट प्रिंस है, जो कि क्राउन प्रिंस है डोंग्यू कंट्री का। सेंटर में खड़ा हुआ बंदा सुन जियांग है, जो कि किंग है इस डोंग्यू कंट्री। और ये किंग हमारे एमसी और हमारे एमसी की टीम की तारीफ करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम्हारी जो हीरोइक डीड है, जो तुमने ऐसा काम किया है बिल्कुल किसी हीरो वाला, क्योंकि तुमने सी डिमंस बीस्ट की जो टाइड है उसे रिपेल किया है, वापस भगा दिया ताकि वो हमारे इस पैलेस में एंट्री ना कर पाए। ये बात सुनकर हमारा एमसी भी पोज मारता है, उससे क्या लगता है कि ऑफ कोर्स जब मैं लिटिल मास्टर जब भी कभी मूव करता है तो यहाँ पर हमारा दुश्मन कभी भी सामने नहीं खड़ा हो सकता हमारे। ये बात सुनने के बाद किंग उससे क्या लगता है कि ओह रियली, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा awesome हो। तभी हमारा एमसी उसके पास काफी सीरियस चेहरा बनाकर आता है और उससे क्या लगता है कि मैं बस योर मैजेस्टी की एक थोड़ी सी मदद चाहता हूँ, क्या आप हमारी एक थोड़ी सी मदद कर एक छोटा सा फेमस फेवर कर सकते हो। और इतनी तारीफ सुनने के बाद वो किंग चने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर बस आप कह कर तो देखो, मेरी जो डोंकी कंट्री है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, आपको जो चाहे नाम देने के लिए तैयार है, जो पॉसिबल हो सके उतना। तभी हमारा एमसी डायरेक्टली उससे मांग लेता है कि मुझे एंडलेस सी का मैप चाहिए। ये बात सुनकर वो किंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए इसकी किंग के एक्सप्रेशन को देखकर काफी खुश होता है, सरप्राइज होते हुए क्या लगता है कि चलो देखते हैं कि जो नेशनल ट्रेजर का जो मैप है एंडलेस सी का वो अभी भी इसके पास है या फिर नहीं है। तभी किंग हमारे एमसी को मना करते हैं, उससे क्या लगता है कि हंसते हंसते यंग मास्टर चियांग, शायद तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो एंडलेस सी का मैप है वो ऑलरेडी कुछ समय पहले चोरी हो जा चुका है और हम इसके बारे में अभी भी इन्वेस्टिगेट करने में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो रूमर्स फैले हुए पूरी की पूरी सिटी में, क्या वो एक्चुअली में ट्रू है। तभी सेकंड प्रिंस वहां पर आता है और उससे क्या लगता है कि फादर, क्या हमें वाकई में इसे इन्वेस्टिगेट करने की इतनी जरूरत है क्या। उसको तो सीधे सीधे हमें पता हुआ है कि वो सारा जो मैप है वो नेशनल टीचर के पास, जो कि आपके थ्रोन पर सिंहासन पर नजर गड़ाकर बैठा हुआ। ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि सेकंड ब्रदर, हम लोग अभी तक पूरे कंक्लूजन पर नहीं पहुंचे। और तभी सेकंड प्रिंस यानी कि क्राउन प्रिंस हमारे एमसी से कहने लगता है कि हे ग्रेट हीरोज, अगर वाकई में आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं पड़ी हुई है तो आप यहाँ पर कुछ समय के लिए हमारे साथ रुक सकते हो और हमारी कंट्री का नजारा भी उठा सकते हो। जब तक हम उस मैप को ढूंढ लेंगे, जब तक आप यहाँ पर रुकोगे, फिर हम आप उसको उधार दे सकते हैं। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़े कुछ दिनों के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं, हमें इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है इसमें। तो तभी वो किंग भी इस बात से एग्री हो जाता है और उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आप सभी के लिए यहाँ पर एक बंकित की तैयारी कर देता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ ग्रेट हीरोज, आप यहाँ पर आराम कर सकते हो। तभी हमारा एमसी किसी से क्या लगता है कि तुम हमें ग्रेट हीरोज को एस्कॉर्ट नहीं करे वो क्या। ये बात सुनकर वो इनच एग्री हो जाता है। दूसरे हमें दिखाया जाता है किंग को सेकंड प्रिंस को, जो कि काफी ज्यादा नजदीक दिखने में लगे हुए है और वो किंग सेकंड प्रिंस को ज्यादा फेवर करता है। इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है और वो जाते जाते उससे क्या लगता है कि चलो चलो हम लोग ट्रेजर को ढूंढते हैं। तभी सेकंड प्रिंस उससे क्या लगता है कि फाइनली वे सभी के सभी नमूने यहाँ से जा चुके हैं, मुझे बिग ब्रदर के साथ होना वाकई में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल लगता है। तभी किंग अपने क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि ए प्रिंस, तुम आखिरकार इस जगह को छोड़कर क्यों नहीं जा रहे हो, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करने आऊँ छोड़ने के लिए या फिर मैं तुमसे खुद पूछूं। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि जी फादर,
अभी जाता। और जब हमारा एमसी इन तीनों के रिलेशनशिप को देखता है तो यहाँ पर उसे कुछ डाउट होता है और कहने लगता है कि इनकी रिलेशनशिप वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। तभी क्राउन प्रिंस हमारे एमसी के बाप से कहने लगता है कि मेरे जो फादर है वो अभी स्टेट के अफेयर से काफी ज्यादा बिजी है, इसलिए वो इसे निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो क्राउन प्रिंस है, मैं जाने कि मैं तुमसे इस उनके बिहाफ पर आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ। लेकिन हमारा एमसी के बाप उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जो इतनी मदद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तभी क्राउन प्रिंस किसी को देखता है और उसकी नजर काफी पूरी तरीके से लाल पड़ जाती है और उसकी नजर किसी और पे नहीं बल्कि मैं हमारी प्रिंसेस पे जाती है, प्रिंसेस यालन पर। इसको देखकर प्रिंसेस यालन पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और तभी हमारा एमसी सोचता है, इसको देखकर हमारा एमसी तुरंत उस प्रिंस क्राउन प्रिंस के सामने आकर उससे कहने लगता है कि आज रात को यहाँ पर बंद क्यों रखा गया है ना प्रिंस, आपको जाकर उसकी तैयारी करनी चाहिए। इस बात को देखकर वो खांसने लगता है और कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो जो प्रिंस है वो यहाँ से जाना चाहेगा सबसे पहले। तुम लोग वाकई में बहुत ज्यादा इतनी दूर से जर्नी करने के बाद थक चुके होगे, चलो जाओ तुम भी आराम कर लो। और तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए इन तीनों के रिलेशनशिप को देख उसे कुछ ना कुछ डाउट होने लगता है और कहने लगता है कि सभी के सभी लोग कहने में लगे हुए हैं कि नेशनल टीचर ने यहाँ पर इस मैप को चुराया है। लेकिन प्रिंस को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो नेशनल टीचर के साथ मिलकर उनके साथ बोलने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुझे सच्चाई के बारे में तब पता चल जाएगी अगर मैं नेशनल टीचर को ढूंढ लूं तो? तभी हमें एक सीक्रेट कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी चुप चुप कर अंदर जा रहा होता है, लेकिन साला छुपने का तो नाम छोड़ो, साला उल्टा चढ़ाने में लगा है दूसरों को। और अंदर आने के बाद कहता है कि ये काफी तो लेट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पर अभी भी इतने हैवी गार्ड्स, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि मुझे कुछ सबूत मिल सके। और तभी वो एक कमरे में पहुंच जाता है और सामने किसी को देख तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और तुरंत सामने किसी को बैठे हुए देख और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये बंदा शायद नेशनल टीचर हो सकता है। तभी वो नेशनल टीचर हमारे एमसी को तुरंत महसूस कर लेता है और उससे क्या लगता है कि वहाँ पर कौन है और तुरंत हमारे एमसी पर अटैक कर देता है और वो सीधे के सारे हमारे एमसी के सीधे दो टांगों के बीच में जाकर उसकी तलवार लगती है। इसको देखकर हमारा एमसी कितने शौक होकर कहीं गिर जाता है और क्या लगता है कि मन में सोचते हुए शिट, मेरा फ्यूचर तो अभी यहीं पर खत्म हो जाता है, मेरी जनरेशन। और इस बंदे का नाम जांग वूजी है जो कि अर्थ रियलमी के स्टेज पर है, फोर्थ नेशनल मास्टर है डोंक्यू कंट्री का। ये बात सुनकर तभी वो उससे क्या लगता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर किसी के द्वारा भेजा गया है मुझे असैसिनेट करने के लिए, मुझे मारने के लिए? अगर ये वाकई में ऐसी बात है तो किसी स्मार्ट बंदे को भेजना नेक्स्ट टाइम मुझे मारने के लिए। इसको देखकर एमसी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको बिग ब्रदर, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्या तुमने कभी इतने देर रिच असैसिन को यहाँ पर अटैक करने के लिए देखा? और तभी वो नेशनल टीचर अपने अटैक के डायरेक्शन को बदल देता है और यहीं पर रुक जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस बंदे का दिमाग पूरी तरीके से खराब है, तो मुझे ही लगता है कि वाकई में मुझे मारने के लिए आया होगा। और तुरंत वहां से वापस जाकर क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं बचा हुआ है तो तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, तुम यहाँ पर लहरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। जिसको देखकर हमारा एमसी उसे पकड़ता है और उससे क्या लगता है कि बिग ब्रदर आखिरकार तुम्हें इतनी जल्दी जाने की भी क्या है, मैं तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस की जगह पर तुम्हारे पास आया हूँ। ये देखकर ये बंदा काफी शॉक हो जाता है और नेशनल टीचर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्राउन प्रिंस ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, तो मुझे जल्दी बचाओ। अगर वो वाकई में मुझे अंडर हाउस अरेस्ट में डालने के बाद वो कभी भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। ये बात सुनने के बाद एमसी के दिमाग की बत्ती जलती है और मन में सोचते हुए स्माइल मारते हुए क्या लगता है कि ये तो पक्की हो चुका है कि नेशनल मास्टर और क्राउन प्रिंस के बीच में डेफिनेटली कोई ना कोई स्टोरी जरूर है। तो हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि सबसे पहले दो क्वेश्चन का जवाब दो मेरे। पहला कि जो रूमर्स है ये कहने में लगे हुए हैं कि जो एंडलेस सी का चार्ट है, आई मीन जो मैप है, वो क्या तुमने ही चुराया है और इसी कारण से ये बात सच है कि क्राउन प्रिंस ने तुम्हें हाउस अरेस्ट में डाला? और तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें मारना कौन चाहता है? ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगता कि मुझे मारने वाला कोई बंदा और नहीं बल्कि मैं खुद किंग। ये बात एमसी को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और शॉक होते चिल्लाते उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम आखिरकार इसके बेटे के पैलेस के पैर में क्यों रुके हुए इस तरीके से? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि तुम्हें कोई भी आकर यहाँ पर मार देगा? ये बात सुनकर नेशनल टीचर उससे क्या लगता है कि तुम्हें सच सच बताऊं तो जो क्राउन प्रिंस है उस बात का डर है कि मैं वाकई में उसके किंग को यानी कि उसके डैड को एक दिन खा जाऊंगा। ये बात सुनकर एमसी काफी इंटरेस्टेड दिखाता है इस स्टोरी में और उससे क्या लगता है कि ब्रदर जो मेलन है वो ऑलरेडी रेडी है, प्लीज उसे ट्राई कर सकते हो तुम और बताओ आई कहानी। तभी वो बताया लगता है क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि जो क्राउन प्रिंस है उसने मुझे अंडर क्यों डाला है इस हार्वेस्टर में, क्योंकि मैंने वहां पर मैप को चुरा लिया था, तो मैं इसलिए क्लियरली बता सकता हूँ ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है और उसकी मेलन भी जमीन पर गिर जाता है। तो टीचर उसे बताते लगता है और कहने लगता है कि मैंने कभी भी उस तरीके के मैप को कभी भी नहीं चुराया है और सिर्फ मैं तो इतना चाहता था कि उनके तख्ता है ना, उसका थ्रोन का तख्ता है, वो उलट पलट करना चाहता था और किंग को फ्रेम करना चाहता था उस क्राइम के लिए, क्योंकि वो सही से नहीं संभालने में लगा हुआ है इस कंट्री को। लेकिन जब ये बात हमारे क्राउन प्रिंस को पता चल गई तो किंग को भी पता चल गई। जब किंग ने इसके बारे में निपटाने के बारे में सोचा तो मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे मारना चाहते थे। ये बात सुनकर एमसी भी काफी शौक होता है, उससे क्या लगता है कि तुम इतना ज्यादा सीधे मुंह पर कह रहे हो कि तुम थ्रोन को तख्ता उल्टा पलटा करना चाहते हो। तभी हमारा एमसी ये बात जानकर एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि चलो मुझे गैस करने दो, जो नेशनल टीचर है वो वाकई में थ्रोन को अपसर्व करना चाहते हैं
आई मीन तख्ता पलट करना चाहते हैं, और जो किंग है वो नेशनल टीचर को मारना चाहते हैं। तो इसलिए किंग ने सारा का सारा यहाँ पर स्कैम को सेटअप किया है ताकि वो नेशनल टीचर को फ्रेम कर सके, झूठा इल्जाम लगा सके। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शौक होती है, टीचर से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुम थ्रोन को अल्टा पल्टा क्यों करना चाहते हो। तभी नेशनल मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो 2 क्वेश्चन है वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन पूछने की बारी यहाँ पर मेरी है। आखिरकार जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा। ये बात सुनकर एमसी काफी शौक होते हैं, मन में सोचते हुए शिट, यहाँ पर मैंने मैच डब कर दिया। तो आखिरकार मुझे इसके बारे में क्यों पता, कैसे पता वो क्राउन प्रिंस ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा है। मैं तो बस कहानी उल्टी सीधी बना दी थी, कैसे पता था एक्चुअली में यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके से हो जाओगी और तुम मुझे इस तरीके से पूछ लोगे एक्चुअली। ये बात सुनने के बाद वो टीचर काफी शौक होते हैं, उससे क्या लगता है चलाते हुए, तुम्हें इस क्राउन प्रिंस के द्वारा नहीं भेजा गया हुआ है, तुम मुझसे झूठ बोलने में लगे हो, मैंने सही कहा। और वो कई सारे वेपन्स को हमारे एमसी की तरफ शुरू करते हुए उससे क्या लगता है कि अगर तुम्हें क्राउन प्रिंस के द्वारा नहीं भेजा गया हुआ है तो तुम्हें काफी ज्यादा सीक्रेट्स पता चल चुके हैं मेरे बारे में, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मरना होगा मेरे हाथों से। जिस बात को देखकर हमारा एमसी अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर से डॉज करना चालू कर देता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इनकी जो ग्रेवियंस है वो वाकई में बहुत ज्यादा है, मुझे यहाँ से अपनी जान बचाकर सबसे पहले निकलना होगा। तो वो अपने आप को अटैक से बचाने के लिए एक टेबल से ढक लेता है और उससे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर एक गेस्ट हूँ क्राउन प्रिंस का, अगर ये बात तुम्हारे लिए ठीक है तो मैं तुम्हारा कोई भी मैसेज क्राउन प्रिंस को डिलीवर कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। ये बात सुनने के बाद वो टीचर क्या लगता है कि ये बात सच है और तभी क्राउन प्रिंस को एक लेटर देती है, उससे क्या लगता है कि अगर तो ऐसी बात है तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल ब्रदर। तभी कहानी की थोड़ी सी टाइमलाइन चेंज होती है और हमारे एमसी को एक अलग जगह पर दिखाया जाता है, जो कि किंग के सामने खड़ा होकर उससे कहने में लगा होता है कि ओ माय गॉड, बिना हमारे इस मैप के आखिरकार यहाँ तक मैं ना ही अच्छी तरीके से खा सकता हूँ ना ही मैं सो सकता हूँ। ये बात सुनकर वो किंग काफी घबराते हैं, उससे लगता है हंसते हंसते, ब्रदर जियांग आप लगता है कि मजाक करने में लगे हुए, मैंने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया पूरी की पूरी आर्मी को ताकि वो जितना जल्दी हो सके इस मैप को ढूंढ सके, और तुमने हमारे लिए वाकई में हमारे इस नेशन के लिए काफी ज्यादा ग्रेट सर्विस दिखाई है, तो नेचुरल सी बात है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें उधार देकर वो मैप अगर एक बार हमें मिल जाएगा तो तुरंत दे देंगे। लेकिन जो सी डीमन बीस्ट की टाइड की हर साल हमारे कंट्री में जो परेशानी आती है, अगर तुम उसे कम्प्लीटली सॉल्व कर देते हो हमारे लिए, तो हमारे लिए काफी ज्यादा आसान होगा तुम्हें वो मैप देने में। लेकिन लिटिल ब्रदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब भी हम एनकाउंटर करते हैं सी डीमन के बीच टाइड से, तो हमारी जो कंट्री है यहाँ हमें उस मैप की डायरेक्टली बेटर करने के लिए काफी जरूरत पड़ती है। अगर तुम वाकई में इस क्राइसिस को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं कर सकते हो बीच टाइड के, तो आखिरकार तुम ये बताओ कि आखिरकार मैं वो मैप तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद हमसे उससे क्या लगता है कि मैं भी यही सोचता हूँ तुम्हारे बारे में कि अगर तुम वाकई में अपने शब्दों को इस तरीके से रखते हो और जितना जल्दी हो सके उस स्टोलन मैप को रिट्रीव करने में कामयाब रहते, तो ये हमारे लिए काफी बेटर रहेगा। दूसरी तरफ मन में सोचते हुए गुस्सा करते हुए कहने में लगा हुआ था क्लियरली वो मैप अभी भी तुम्हारे हाथों में है, लेकिन अगर इस वक्त मैं इतना ज्यादा बिजी नहीं होता कि मैं अपनी मदर को देखना चाहता हूँ, तो शायद मैं अभी तक तुम्हारे पूरे की पूरी अंडर पार्ट्स को पूरी तरीके से उथल पुथल मचा देता। तभी क्राउन प्रिंस के पास आकर उससे क्या लगता है कि मैं आपसे भीख मांगता कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किंग, हम इनका सहारा इनके साथ मिलकर पूरे की पूरी सी डीमंस को एक साथ रेजिस्ट करेंगे और उन्हें निपटा देंगे। ये बात सुनकर किंग काफी शौक होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है ये क्राउन प्रिंस, अच्छा तो ये भड़वा क्राउन प्रिंस साला सारे के सारे मिलिट्री मेरिट को स्टील करना चाहता है, चुराना चाहता है। तभी वो अपने सबसे प्यारे बेटे सेकंड प्रिंस को वहां पर बुलाता है और उससे लगता है कि हे बेबी मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बार फाइट करने के लिए यहाँ पर जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो काफी शौक हो जाता है और किंग मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था अगर सेकंड प्रिंस को मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए भेजता हूँ तो वो शायद यहाँ पर हमारी जो जनता है पब्लिक है उनके दिलों को जीत पाएगा, जो क्राउन प्रिंस है वो सभी के सभी लोगों के दिलों को जीत कर मोनोपोलाइज नहीं कर पाएगा और ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा। तभी सेकंड प्रिंस से क्या लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, और तो और वो जो बीच है जहाँ पर वो मॉन्स्टर अटैक करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोली कॉमनर से भरे पड़े हैं, तो आखिरकार मैं यहाँ वहां पर जाकर एंजॉय कैसे कर सकता हूँ, और मैं अपने एल्डर ब्रदर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता। ये बात सुनने के बाद उसका फादर उससे क्या लगता है यानी कि किंग तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा जो एल्डर ब्रदर है वो सारे के सारी चीजों को संभालने वाला है, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम बस अपने फादर की बात मानो, अपने एल्डर ब्रदर के साथ चले जाओ प्लीज। तभी क्राउन प्रिंस से सलाह देने लगता है कि यहाँ पर हमारा एमसी यानी कि जियांग बेई हमारे साथ जाकर फाइट करने के लिए और यालनान को यहीं पर छोड़ दिया जाएगा। ये बात सुनकर एमसी काफी शौक होते हैं, मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये आखिर में तुम क्या ही डेंजरस सिचुएशन के बारे में कहने में लगे हो, तुम साफ साफ मेरी यालनान को होस्टेज की तरफ पर इस्तेमाल करना चाहते हो। दूसरी तरफ जो किंग होता है वो अपने क्राउन प्रिंस को देखकर काफी गुस्से में उससे कहने में लगा होता है मन में सोचते हुए ये क्राउन प्रिंस आखिरकार इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे एक्चुअली में इस तरीके से ऑर्डर देने में लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं अपने पैलेस में एक बंदे को अपने साथ रखता हूँ तो ये मेरे लिए वाकई में बहुत अच्छा होगा कि हमारे इस पैलेस में एक लेयर की प्रोटेक्शन और बढ़ जाएगी। ये बात सुनकर वो किंग उसकी बात से एग्री होता है और उससे लेते हैं क्राउन प्रिंस के जो वर्ड है वो वाकई में रीजनेबल है। तो ब्रदर जियांग आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, और तभी वहां पर उन दोनों की फाइट होना चालू हो जाती और वो कहने में लगा हुआ था कि तुम इस तरीके से करना चाहिए लेकिन मुझे इस तरीके से ड्रैग करना बंद कर, अगर तुम वाकई में इस तरीके से सिचुएशन को संभालना नहीं जानते हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम बैटल को यहीं से देखो, इतने ज्यादा एपिसोड में तुम्हें देखने में मजा आएगा और उन को गुस्सा लगती है और हमारे एमसी को पॉइंट्स मिल जाते हैं।
तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, वो चारों के चारों वहां से जाने लगते हैं क्राउन प्रिंस को कहते हुए कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम यहाँ पर आराम करेंगे अच्छी तरीके से। तभी प्रिंसेस याल्ला ने उसके पास आकर उससे कहने लगती कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्राउन प्रिंस, जो आप यहाँ पर हमें ये एक रात रुकने के लिए मौका देने में लगे हुए हैं। मैं इस बार अंकल जियांग के साथ रुककर उनका ख्याल रखूंगी। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि मिस याल्ला तुम वाकई में बहुत ज्यादा पोलाइट हो। और तभी हमारा एमसी उसको बीच में खींचता है, उसके कंधे पर हाथ पकड़कर अपने गले लगा लेता है और उससे कहने लगता है कि याल्ला तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से वापस जाओ और आराम कर लो, मैं क्राउन प्रिंस के साथ कुछ बात कर आता। और तभी सभी के सभी लोग आराम करने के लिए चले जाते और यहाँ पर हमारा एमसी और क्राउन प्रिंस रुकते हैं। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि क्राउन प्रिंस अब तुम मुझे सब कुछ सच सच बता सकते हो। तभी क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि मानना पड़ेगा ब्रदर जियांग की नजरों से वाकई में कुछ भी छुपाना आसान नहीं है, मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है। तभी क्राउन प्रिंस अपने पास्ट की स्टोरी में बताता है। यहाँ पर किंग उससे कहने में लगा हुआ था कि जो ग्रैंड मास्टर है वो वाकई में सिंपली लॉलेस है, क्योंकि उसने बस कुछ सी मॉन्स्टर को कुछ समय के लिए रिपेल कर लिया है हमारे इस कंट्री से। तो वहाँ के जितने भी सिटीजन है और कोर्ट ऑफिशियल्स है वो इस बारे में भूल चुके हैं कि उनका एम्परर कौन है, और उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि अपन उसका एम्परर है। ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि फादर आपको थोड़ा शांत हो जाना चाहिए। यहाँ पर किंग उसे बताया लगता है कि जब मैं अपने पब्लिक के ओपिनियन को देखने के लिए ऐसे ही नॉर्मल बंदा बनकर घूमने के लिए गया था, तो मैंने बात करते हुए सुना था कुछ लोगों को जो ग्रैंड मास्टर के बारे में सभी लोग कहने में लगे हुए थे, कह रहे थे कि जो ग्रैंड मास्टर वो वाकई में हमारे इस टोक्यो कंट्री का ट्रू गार्डियन है। यहाँ तक कि इसने कई सारे सी मॉन्स्टर को रिपेल भी कर दिया है वापस से। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारे जो ग्रैंड मास्टर है वो कभी भी हारते नहीं है। मुझे इस बात का सस्पेक्ट कि वो उन सभी के सभी सी मॉन्स्टर से निपटने में कामयाब रहेंगे। और जब इस किंग को अपने ग्रैंड मास्टर की तारीफ इतनी देर सुनता है तो हजम नहीं होती ये बात और उसे बुरा लगने लगता है। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है पास्ट के प्रेजेंट में, और उससे क्या लगता है कि तरह जरा इस नोट को देखो, आखिरकार उसने क्या क्या कांड कर रखे हैं। इसने इस पूरी की पूरी कंट्री के मैप को अपने बेड के नीचे छुपा कर रखा हुआ था ताकि वो मेरी इस पोजीशन को चुरा सके मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमें ग्रैंड मास्टर को एलिमिनेट करना ही होगा, कैसे पता कि आगे चलकर फ्यूचर में वो हमारे लिए क्या कर देगा, और शायद एक दिन वो हमारे ही तख्ते को पतल पल पलट कर खुद किंग बन जाएगा। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि फादर आप ऐसा नहीं कर सकते। ये बात सुनकर किंग को गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तेरी हिम्मत कैसी मेरे ऑर्डर को डिसऑबे करने की। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि फादर जो करंट की सिचुएशन है हमारे इस डोंकी कंट्री की वो काफी ज्यादा कठिन है, क्योंकि हमारे इस पूरी कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा हैवर रियल में ग्रैंड मास्टर है, और अगर हम उसे यहाँ पर मार देंगे तो तुम ही बताओ कि अगर सी मॉन्स्टर से हमें कैसे निपटेंगे और डिफेंड कैसे करेंगे। ये बात सुनकर किंग उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तुम मुझे बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्राउन प्रिंस से सलाह देते हैं, उससे क्या लगता है कि अगर जो ग्रैंड मास्टर है वाकई में आपकी पोजीशन को लेकर इतना ज्यादा खतरा बन सकते हैं, तो आखिरकार हम उन्हें लाइफ पूरी पूरी जिंदगी भर कंफाइन क्यों नहीं कर देते, पर उससे इन्हें एक लेसन मिलेगा, और इस तरीके से हम ग्रैंड मास्टर को अभी भी अपनी कंट्री में रख सकते हैं ताकि वो इस कंट्री को प्रोटेक्ट कर सके। और जो सी मास्टर है वो हमें कभी भी अटैक करने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे। और बात करें आपके बारे में फादर, तो आपको ग्रैंड मास्टर के बारे में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके थ्रोन को इस तरीके से अपसरण करने के बारे में। ये बात सुनकर किंग उसकी बात से एग्री हो जाता है और उससे लगता है कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे तरीके से मैटर को सॉल्व करेंगे। एक वैलिड रीजन देने के लिए किंग को कि वो ग्रैंड मास्टर को अंडर हाउस अरेस्ट में डाल दे, तो फादर ने वहां पूरे के पूरे पैलेस में एक रूमर फैला दिया कि नेशनल ट्रेजर को मैप को चुरा लिया गया है ग्रैंड मास्टर के द्वारा। और तभी आपस में सभी के सभी लोग बात करते हुए कहने में लगे हुए थे कि आखिरकार वाकई में ग्रैंड मास्टर ऐसा कर सकते हैं, वो तो हमारे इस डोंकी कंट्री के हीरो हैं, लेकिन उन्हें अंडर हाउस अरेस्ट में डाल रखा है। तभी दूसरी बंदे क्या लगता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि जो ग्रैंड मास्टर है इसने मैप को चुरा लिया और कहीं पर छुपा दिया, और मैंने कई बार समय से उन नेशनल टीचर को मिलना चाहता था, लेकिन उन्हें मिलने का मुझे मौका नहीं मिल पाया, क्योंकि फादर के जो सिपाही है जो लोग हैं वो मुझ पर नजर बनाकर रखे हुए हैं, और मैं नहीं चाहता था कि फादर अपने शब्दों से पीछे हटे और मेरे ग्रैंड मास्टर को चोट पहुंचा दे। इसलिए मैंने वहां पर बहुत ज्यादा हैवी ट्रूप को भेज दिया उन्हें गार्ड करने के लिए। लेकिन सरफेस पर देखकर लगे कि हम उसे कैद कर रखे हैं, लेकिन सीक्रेटली में हम लोग ग्रैंड मास्टर को प्रोटेक्ट करने में लगे। लेकिन इस बार हमारे किंग ने हमें यहाँ पर ऑर्डर दे दिया है कि सी मॉन्स्टर के टाइड को कम्प्लीटली हमें इस थ्रेड को इससे निपटना है, तो हमें एक ट्रूप लेकर जाना पड़ेगा उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जियांग जी और मिस यानलान से क्या और आपके फादर से, क्या आप लोग वहां पर जो ग्रैंड मास्टर है उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हो मेरे लिए। और ये बात सुनने के बाद हमारा एमसीसी कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लगता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो ओल्ड मैन है जाने कि मेरा बाप वो ग्रैंड मास्टर को कुछ भी नहीं होने देगा, उसके एक बाल को खरोंच तक नहीं आने देगा। और हाँ एक और बात, ये जो लेटर है वो मुझे तुम्हारे ग्रैंड मास्टर के द्वारा दिया गया था, तुम इसे पढ़ सकते हो। ये बात सुनकर वो काफी शौक होते हुए उससे लगता है कि आखिरकार तो मैं इतने ज्यादा हेवनली गार्डेड पैलेस में घुसे तो घुसे कैसे। ये बात सुनकर एमसी हंसते हुए उससे लगता है कि तुम्हारे जो हैवी ट्रिप्स है वो वाकई मुझे नहीं रोक सकते, मैं एक हैगो रियलमी का एक्सपर्ट। ये बात सुनकर प्रिंस काफी सरप्राइज होता है और उससे लगता है कि यंग मास्टर
तुम तो वाकई बहुत ज्यादा इंप्रेस है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि चलो चलो बहुत हो गई बकवास, चलो हम लोग इस लेटर को रीड करते हैं और जो ग्रांड मास्टर को जो रीजन है इस कोर्ट को डिफेंस के मैप को चुराने का वो पता करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो उसे लेटर को पढ़ना चालू कर और किंग प्रिंस मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि इस लेटर के सहारे जो ग्रांड मास्टर का नाम है वो शायद क्लियर करने में हमें मदद मिलेगी। और उस लेटर में लिखा हुआ था कि स्टूडेंट र्यूशी, ये लेटर मैं तुम्हारे लिए स्पेशली लिखने में लगा हुआ हूँ, आखिरकार तुम इतने दिनों से कैसे, और मैंने ये लेटर इसलिए लिखा है ताकि मैं अपने इंटेंशन को एक्सप्रेस कर सकूं। तुम भले ही मेरे जो एम्बिशियंस थे उस थ्रोन को हासिल करने के लिए, लेकिन अब मेरे जो इंटेंशन है तुम्हारे फादर को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे वर्ड्स को मिसअंडरस्टैंड ना करो तो बेटर रहेगा। और दोनों के दोनों जब इस लेटर को पढ़ते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है ग्रांड मास्टर तुम तो एक्चुअली में इस बात को एडमिट करते हो कि तुम वाकई में उसके थ्रोन को उलट पलट करने के लिए एडमिट कर रहे हो, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा बहादुर निकले। तभी हमारा प्रिंस हमारे एमसी से क्या लगता है कि ये काफी ज्यादा लेट होने में लगा हुआ, हमें वैसे भी कल जाकर सी मॉन्स्टर से निपटना है कुछ दिनों बाद, तो कैसा लगेगा कि तुम जाकर आराम कर लो अपने रूम। ये बात देखने के बाद हमारे एमसी के पास भी यहाँ पर कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता। तभी नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है एंडलेस सी के डोंकी किंगडम के बॉर्डर पर, जहाँ पर वो आराम से बैठकर प्लान बनाने में लगी हुई थी। दूसरी तरफ जो सेकंड प्रिंस है वो आराम से चिल मारकर खाने में लगा और मांगा पढ़ने में लगा। तभी प्लान बनाते बनाते क्राउन प्रिंस उससे कहने में लगा होता कि जो सी मॉन्स्टर है वो एंडलेस सी में उन्हें डिवाइडेड किया गया है 3 अलायंस में, 5 किंग्स में और 16 हॉल्स में, और हमारी जो कंट्री है वो इस वक्त काफी ज्यादा क्लोज है श्रिम्प और क्रैब हॉल में। और बात करें इनके लीडर के बारे में तो वो 1000 ईयर लेवेस्टर, और आजकल के कुछ सालों में जो मेरी रियलमी है वो स्टक हो चुकी है हेवर रियलमी पर 4th लेवल पर, और मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, और मे भी शायद इस बार अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर हम सभी को वहाँ पर टेक डाउन कर लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद ये बंदा काफी शॉक हो जाता है एमसी, और क्या लगता है कि एक मिनट हेवर रियलमी, जरा सोच रहे थे मुझे क्राउन प्रिंस ने मुझसे कहा था कि उनके जो ग्रांड मास्टर है वो अकेले अकेले पूरी डोंकी कंट्री में, डोंकी किंगडम में अकेले ऐसे बंदे हैं जो कि हेवर रियलमी पर है। लेकिन जब मैं पहली बार जब ग्रांड मास्टर से मिला था तो मैंने सिस्टम के थ्रू से डिटेक्ट किया था कि वो तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ रियलमी है, वो 4th लेवल पर। आखिरकार यहाँ पर क्या सिचुएशन चलने में लगी हुई है। तभी प्रिंस इसको इतना गहरी सोच में देखता है तो उसे जगाता है, उससे क्या लगता है जो मैंने तुमसे अभी अभी कहा था, क्या तुमने वो बात सुनी। ये बात सुनकर प्रिंस उससे क्या लगता है कि क्या हुआ, क्या कुछ परेशानी। तो यहाँ पर प्रिंस काफी सीरियस मूड में आकर हमारे एमसी से क्या लगता है कि जियांग बेई, तुम एक बात का ख्याल रखना कि उस लेवेस्टर स्पिरिट को हराने का जो काम है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में, वो तुम पर सौंपता हूं, तुम मेरे साथ जाकर उसे हराओ। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तभी हमारा एमसी प्रिंस से क्या लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम कैसे रिपीट कर सकते हो। तो प्रिंस उससे क्या लगता है कि मैं तुमसे ये कहने में लगा हूँ उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है उसके हेड की, उस क्रैब हॉल की, तो वो सिर्फ और सिर्फ हेवर रियलमी के 4th रैंक पर है। अब जबकि तुम मेरे साथ यहाँ पर फाइट करने के लिए जाओगे जो कि तुम हेगो रियलमी पर मौजूद हो ऑलरेडी, तो शायद तुम उसे हराने में मेरी मदद काफी कर सकते हो और बिना किसी परेशानी के हम उसे हरा भी पाएंगे। और यहाँ पर पैलेस ने हमें इस बात का सजेस्ट किया कि जो नान साओ जिया है वो टेक पार्ट को कुछ आर्मी के एक छोटे से पार्ट को लेकर जाएगा ताकि वो माइनर डीमंस को हरा सके। और बात करें तुम्हारे बारे में और मेरे बारे में, हम दोनों के दोनों उस हॉल के बिल्कुल सेंटर में जाएंगे ताकि हम उनके किंग को हरा सके और बिना किसी परेशानी के हम उस लेवेस्टर स्पिरिट को हराने में कामयाब रहेंगे। और ये बात सुनने के बाद एमसी कतई एक्साइटमेंट से भर जाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ उससे क्या लगता है कि तुम्हारा वाकई में प्लान बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो हम ऐसा ही करते हैं। और तभी वो ऑर्डर देने लगता है सभी के सभी आर्मी को इकट्ठा करने के बाद, और क्या लगता है कि तुम सभी के सभी सोल्जर मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो वाटर रिपेलेंट पीरियड है तुम सभी के सभी इसे एक बार में खा लेना, फिर तुम सभी को मेरे साथ फॉलो करना है ताकि हम उन सी डीमंस को एक ही बार में पूरी की पूरी तरीके से निपटा सके और हम अपने डोंकी किंगडम को बचा सके। ये बात सुनकर सभी के सभी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सब्सर से भर जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि क्राउन प्रिंस को बॉडी को देखकर लगता है ये काफी ज्यादा कमजोर है, लेकिन इस बातें में कभी भी सोचा भी नहीं था कि इनके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत है। और तभी वे पूरी की पूरी आर्मी को लेकर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी सरप्राइज होती है। मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये वाकई में जिया क्रैब हॉल की टेरिटरी है क्या। अगर ये वाकई में ऐसी बात है तो हम अपने इस टास्क को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटा लेते। और तभी फुल स्पीड में वो लोग आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर 2 क्रैब्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे होते कि आज रात को हमें रास्ते में खाने में क्या खाना चाहिए। दूसरा बंदा बताने ही वाला होता तभी एक भयानक सा अटैक आता है और उसकी खोपड़ी को पूरी तरह से फोड़ देता, जिसको देखकर दूसरा बंदा रोना चालू कर देता है और उससे लगता है कि बॉस 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 मैं और नहीं खाना चाहता, प्लीज आप मत मरिए इस तरीके से। तभी यहाँ पर सी मॉन्स्टर की आर्मी को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी की पूरी सेना पर अटैक कर देता है। तो हमारे एमसी का ब्रदर उससे कहता है कि लिटिल ब्रदर तो मैं क्राउन प्रिंस को अंदर ले जाना चाहिए उसे निपटने के लिए, और इस बंदे को मैं यहाँ पर संभालूंगा तो मैं चिंता करने की जरूरत नहीं। तभी हमारे एमसी क्राउन प्रिंस को वहाँ पर ले जाना चालू कर देता है और उससे लगता है कि तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब हमारी बारी है नेक्स्ट। तभी क्रैब किंग को दिखाया जाता है क्रैब हॉल, वहाँ पर वो बैठ कर आराम करने में लगा हुआ है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती, लेकिन तभी हमारा एमसी आ जाता है, उसके सैनिक पर एक जोरदार लात मारकर उसे फेंक देता, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी एक्साइटमेंट से भटकर उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इतनी ऑलरेडी बड़े हो और तुम इतने फ्रस्ट्रेटेड होने में लगी हो और ढंग से बोल भी नहीं पा रहे। ये बात देखकर उस किंग को काफी गुस्सा आ जाती है क्रैब किंग को। तभी हमारा क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि तुम इविल स्पिरिट कहीं के, तुमने हमारे लोगों को काफी सालों से
चोट पहुंचाते हुए आने में लगी हो, हार्म करते हुए आ रहे हो। आज मैं यहाँ पर तुमसे अपना बदला लेने के लिए आया हूँ इस जियांग बे की मदद के साथ, और इस बात का ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी कब्र यहीं पर बन जाए। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो हमें पता चलता है कि जो क्रैब है वो ऑलरेडी हेगो रियलमी पर पहुंच चुका है, और वो क्या लगता है कि जी हॉल मास्टर है, वो देखो तो जरा कि आखिरकार तुम किस तरीके से मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन तुम जरूर मरोगे यहाँ पर। तभी हमारा एमसी क्राउन प्रिंस से घबराते हुए उससे पूछ लगता है, क्राउन प्रिंस ब्रदर, तुमने तो मुझसे कहा था कि जो हैवर रियलमी 4th रैंक पर है ये बंदा, तो आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये हेगो रियलमी पर कैसे पहुंच गया। और तभी वो क्रैब एक अचानक से अपनी बॉडी बिल्डिंग दिखाते हुए अपने पूरे के पूरे आर्मर को चीतरे चीतरे उड़ा देता है। ये देखने के बाद एमसी शॉक होते हैं, उससे क्या लगता है कि हे ब्रदर, आखिरकार तुम रैंडमली अपने कपड़ों को क्यों उतार रहे हो। और घबराते हुए मन में सोचते हुए कहने लगाता है कि जियांग जियाओ भाई, जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे ओल्ड मैन को यहाँ पर काफी जरूरत है, वो ज्यादा देर तक नहीं संभाल सकता। तभी डीमन जियांग भाई बाहर आता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारी एज, और उससे घबराते और गुस्से में देखते हो क्रैब से किंग से क्या लगता है कि तुम मेरे हाथों से कैसे मरना चाहोगे, जल्दी बताओ। और यहाँ पर क्रैब किंग और हमारे एमसी की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इसको देखकर क्रैब किंग काफी सरप्राइज होते हुए क्या लगता है मन में सोचते हुए, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इस बंदे की जो पर्सनैलिटी है पूरी तरह से डिफरेंट पर्सन जैसा दिखने में लगा हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं भी हेगो रियलमी का श्रिम्प हूँ। आखिरकार तुम जैसे पंख से मुझे डरने की क्या ही जरूरत। और जैसे ही हमारे एमसी पर वो अटैक करता तो हमारा एमसी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसकी रिफ्ट ब्रेकिंग फुल मून ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल कर उसके हाथ को वहीं पर काट देता, और फिर उसके बाद हमारा एमसी उसकी बॉडी को पकड़ गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर जोड़ जोड़ते घुमाने लगता है, जिसके कारण उस क्रैब किंग का जो एक हाथ होता है वो उड़कर टूटकर हमारे एमसी आई मीन प्रिंस के पास सिखाकर गिर जाता है, और प्रिंस उस हाथ को पकड़ लेता है। तो कभी घुमा घुमा कर हमारा एमसी उस क्रैब किंग को दूर की तरफ फेंक देता, और काफी खुश नजर आने में लगा हुआ था। और क्या लगता है कि जो टाइम है वो इस गेम को खेलने के लिए काफी लिमिटेड है, लेकिन जो इस गेम का जो लिमिटेड गेम एक्सपीरियंस है यहीं पर खत्म होता है। इस बात को कभी भी भूलना मत कि अच्छा रिव्यू देना मेरे डियर। और तब जो क्रैब किंग वहां पर जाता तो देखता है कि उसका जो हाथ होता है वो तो इस प्रिंस ने पकड़ा होता है। उसका धन्यवाद क्या लगता है, और क्या लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ये हाथ मेरा यहाँ पर खो जाता तो जो मेरे लिए काफी परेशानी वाली बात होती। तभी हमारा एमसी वहां पर एक शील्ड का इस्तेमाल कर उस क्रैब किंग को वहीं पर जमा लेता है, और डेवियरिंग हेवन मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल कर वहीं पर उसे कैद कर लेता है, जिसको देखकर उस किंग को काफी गुस्सा आती है, और उससे कहती है कि तुम लिटिल ब्रेड कहीं कि मुझे यहाँ से बाहर जाने दो, वरना वरना तुम इस बात को लेकर पछताओगे। तभी हमारे एमसी वहां पर आकर से चिढ़ाते हैं, उससे क्या लगता है कि मुझे लगा था कि तुम वाकई में बहुत बड़े आदमी हो गए, हेगो स्टेज पर पहुंच चुके हो तो बहुत पावरफुल हो गए, लेकिन तुम तो यहाँ पर सच में एक क्रैब निकले, बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है। इसको देखकर वो चिल्लाते हुए गुस्से में कह लगता है उसके मुझे ये बात निकल जाती है, अगर ये तुम्हारे नेशनल मास्टर के लिए नहीं होता ना। और इतनी सी बात कहकर वो अपने मुंह को बंद कर लेता है, और मन में सोचता है शिट, मैं तो सच में अपनी बात कह दी। और जैसे ही नेशनल मास्टर की बात आती है तो क्राउन प्रिंस वहां पर आकर गुस्से में उसे देखते हुए उससे लगता है कि बिना नेशनल मास्टर के क्या, तुम जल्दी से बताओ कि आखिरकार नेशनल मास्टर की जो रिलेशनशिप है तुम्हारे साथ क्या है। लेकिन जब वो बताने के लिए तैयार नहीं होता तो हमारा एमसी आगे आकर उससे लगता है कि अगर तुम वाकई में बताने नहीं चाहते ना तो तुम मत बताओ, मैं वाकई में तुम्हारे ब्रेज लेवेस्टर बनाकर तुम्हें पका कर अच्छी तरीके से खाऊंगा, फिर देखता हूँ आखिरकार तुम बता पाओगे ना नहीं बता पाओगे। और तभी पुरानी यादों को सोचने लगता है घबराते, अब वो वाकई में इसका खाना नहीं बचता, और मन में सोचते घबराते हो क्या लगता है कि मैंने रिसेंटली सुना है कि जो मेरा आंट का नीफी था उसे किसी अननोन गाय के द्वारा खा लिया गया था। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसे खाने वाला बंदा यही है। तो क्रैब किंग उसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए बताने लगता है कि 3 साल पहले की बात है, वहां पर हमने कई सारे ह्यूमंस को कल्टीवेशन के लिए पकड़ने के लिए गए थे, और अनलीस्ट कर दिए थे सी डीमंस के बीच टाइड को, जैसे कि हम यूजुअली करते। और उसी तरीके से एज यूजुअल जो मैन था, जैसे हम नेशनल तुम सभी के सभी लोग नेशनल मास्टर कहते हैं, वो सभी के सभी वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी के साथ हमें वाइप आउट करने के लिए आ चुका था। और उस वक्त वो त्यार रियलमी पर मौजूद था 5th स्टेज, और ब्रेक थ्रू करने वाला था हेगो रियलमी पर। इनकी जो रियलमी का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बदलता रहता है, सो गाइस ज्यादा ध्यान मत दो उस बात पर। और बताता है कि उस वक्त त्यार रियलमी पर रुका हुआ था 4th स्टेज पर, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला था, वीकर थोड़ा सा कमजोर था ताकि मैं ब्रेक थ्रू कर सकूं, लेकिन उस समय पर मुझे नेशनल मास्टर के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी को ये बात हजम नहीं होती, और उसे रोकते उससे लगता है जरा 1 मिनट रुको, जो नेशनल मास्टर है वो ओनली और सिर्फ डी रियलमी पर 4th स्टेज पर नहीं मौजूद है, तो आखिरकार उनकी जो कल्टीवेशन है वो रिग्रेस कैसे हुई। ये बात सुनने के बाद हमारा जो श्रिम्प है वो हमारे एमसी को उठाकर दूर बाहर की तरफ करता है, और उससे लगता है कि तुम लिटिल ब्रेड कहीं कि मुझे इस तरीके से इंटरप्ट करना बंद करो। तभी वो बताता है कि एक समय जब उसने मुझे कैप्चर कर लिया था नेशनल मास्टर ने, तो मुझे कैप्चर करने के बाद उस बंदे ने मेरे साथ एक डील की, और आकर मुझसे क्या लगता है कि मेरे पास तुम्हारे पास एक डील है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम उसमें इंटरेस्टेड हो। ये बात सुनकर वो काफी घबराने लगता है और पूछने लगता है कि आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। तो नेशनल टीचर उससे क्या लगता है कि मैंने सुना है कि तुम अभी तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हो इतने 10 सालों से, जिस बात को सुनकर इस क्रैब को काफी ज्यादा बुरा लगता है, और वो काफी ज्यादा यूलेट मैसेज करता है, और उससे क्या लगता है कि अगर तुम मेरी बेइज्जती करने के लिए आए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर नेशनल टीचर उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, और तुम्हारी जो कंडीशन वो बस ये है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी एक बार, और अपनी पूरी की पूरी जो डीमन लीगन है उसमें मेरा साथ देना होगा। ये बात सुनने के बाद वो क्रैब सरप्राइज होती है, उससे पूछ लगता है कि तुम मेरी इस तरीके से मदद क्यों करना चाहते हो, आखिरकार तुम डोंकी किंगडम से नहीं हो। ये बात सुनने के बाद प्रिंस जो टीचर है नेशनल टीचर उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और तो
तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करने की जरूरत है सी डीमंस के बीच टाइट पर अटैक करने की, जैसे तुम करते हो डोंकी किंगडम पर। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी डील है मेरे लिए। तो क्रैब उससे कहने लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए कल्टीवेशन नहीं लेना चाहता, तुम मुझे प्रोवाइड करवाओ, मुझे तुम्हारी कल्टीवेशन की भी जरूरत है। ये बात सुनने के बाद नेशनल टीचर उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ग्रेडी हो। ये बात सुनने के बाद क्रैब उससे कहने लगता है कि ये मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा अगर मैं डायरेक्टली तुम्हारी कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ ग्रैंड मास्टर, अगर मैं नॉर्मल लोगों को पढ़ूंगा उससे बेटर तो यही बेटर है। ये बात सुनने के बाद थोड़ा सोचने लगता है ग्रैंड टीचर और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए ये बेटर रहेगा कि तुम अपनी इस शब्दों का अच्छी तरीके से उपयोग करो और जो तुमने मुझे वादा किया है वो तुम मुझे निभा, वरना तुम इतनी हॉरिबल डेथ मरोगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि ये तो नेचुरल बात है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और उसे बताया लगता है कि ये जो ग्रैंड मास्टर है उसने अपनी कल्टीवेशन मेरे साथ ट्रेड कर ली और जो मेरी स्ट्रेंथ थी बिना किसी परेशानी की ब्रेक थ्रू कर गई थी हेगो रियलमी के 5 सालों में। और जब ये बात क्राउन प्रिंस को पता चलती है तो वो वहीं पर रोना चालू कर देता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया जो ग्रैंड मास्टर की बॉडी थी वो दिन ब दिन इतनी ज्यादा वर्ष की होती जा रही रिसेंट ईयर्स में। तो ग्रैंड मास्टर ने कभी भी रेजिस्टिंग करते हुए सी डीमंस के साथ कभी भी हारे नहीं। तो अब समझ में आया कि उन्होंने ऑलरेडी कॉलेड कर लिया है, इनके साथ मिलकर काम करने में लगे हुए हैं। तभी वो प्रिंस उससे पूछ लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो क्रैब आखिरकार जो ग्रैंड मास्टर है वो तुम्हारे साथ ट्रेड क्यों करना चाहते हैं। ये बात सुनकर वो घबराते हैं, उससे क्या लगता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा ज्यादा जानना तुम्हें मार सकता है। तभी हमारा एमसी बीच में आकर उसे शांत कराता है, उससे क्या लगता है कि योर आने से तुम्हें इतना तो उदास होने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जाकर ग्रैंड मास्टर से इसके बारे में क्लियरिफिकेशन मांग सकते हैं और वो भी इस बात से एग्री होता है। तो एमसी क्या लगता है कि बात करें तुम जैसे बुरे लोगों के बारे में तो तुम्हें मरना ही बेटर। और तभी हमारा एमसी पूरे के पूरे इलाके को तबाह कर देता है और सभी को मार देता है। जी हाँ, हमारे एमसी के ब्रदर जब अपने भाई को आते हुए देखता है तो वो काफी सरप्राइज होती है, उससे पूछ लगता है कि ब्रदर क्या तुमने वाकई में उस सिम को ऑलरेडी मार दिया उस ग्रेप किंग के क्रैब हॉल मास्टर। ये बात सुनकर एमसी उससे लगता है कि ये तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हम वाकई में उस मैप को लेने का इंतजार कर रहे हैं। और जब लोग वहां से वापस जाने में लगे हुए होते हैं तभी हमें वहां पर किसी बंदे को आते हुए दिखाया जाता है जो कि सरप्राइजिंग बात है। तभी एमसी के बाप वहां पर आता है और उससे लगता है कि लिटिल ब्रदर हम लोग यहाँ पर ग्रैंड मास्टर को मिलने के लिए आए हैं क्राउन प्रिंस की तरफ से। बात सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड उससे पूछने लगता है कि तुम्हारे पास वो टोकन है, तो क्या लगता है कि हाँ जी है। अंदर घुसने के बाद वो क्या लगता है ग्रैंड मास्टर हम तो आपके लिए खाना लेकर आए और प्रिंसेस भी आई होती है उसके पास। तो ग्रैंड मास्टर उससे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तो एमसी के बाप उससे क्या लगता है कि हम लोग विम किंगडम से आए हुए और इस वक्त हम आपके डोंकी किंगडम में लुके हुए हैं कुछ दिनों के लिए। तभी इस नेशनल टीचर की नजर जाती है हमारी प्रिंसेस, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो देखकर वो प्रिंसेस भी काफी शॉक हो जाती है कि इतने तरीके से घूर रहा है मुझे। ओ माय गॉड, दोनों के दोनों एक दूसरे के देखकर लाल पड़ जाते हैं। इसका मतलब भाई साहब ठड़क आ रही है क्या इसके मन में। और प्रिंसेस उससे पूछने लगते कि आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से घूरने में लगे हो ग्रैंड मास्टर, क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। वो शर्माते हुए अपने चेहरे को फेर लेता है और उससे क्या लगता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। तभी एमसी के बाप वहां पर बैठ जाता है और ग्रैंड मास्टर से पूछ लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं क्राउन प्रिंस के बारे में, क्योंकि क्राउन प्रिंस आपके बारे में चिंता दिखा रहे थे इसलिए हमें यहाँ पर भेजा गया आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये बात सुनने के बाद ये काफी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है कि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें बस इस बात का डर है कि जो उसके जो फादर की जो पोजीशन है वो उससे ना छिन जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है। सही कहा ना मैं, क्योंकि एक दिन जब ये लोग बातें करने में लगे हुए थे तब मैंने इसकी बातों को सुन लिया था कि किस तरीके से जो किंग है वो मुझे मारना चाहते थे। जब वो किंग मुझे मारना चाहता था तो जो क्राउन प्रिंस भी उसके साथ बात करते उससे कहने लगे थे, मना करते थे कि मुझे नहीं मार सकते। तो उस वक्त उसने सलाह दी थी कि मुझे इस तरीके से इन सी मॉन्स्टर को रिपेल करने के लिए अंडर हाउस अरेस्ट में डाल। जब ये बात इसको पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है तो क्राउन प्रिंस की दिल में मैं सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा टूल हूँ जो कि सिर्फ और सिर्फ सी डीमंस को रिपेल करने के काम आता है। और क्राउन प्रिंस के इस आइडिया को सुनने के बाद किंग भी इस बात से एग्री होता है। ये बात सुनने के बाद इसको काफी गुस्सा लगती है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों के बाप बेटे दोनों के दोनों मिलकर मुझे यहाँ पर इस तरीके से अंडर हाउस अरेस्ट में डालना चाहते और तुम कह रहे हो मुझसे कि जो क्राउन प्रिंस है वो मेरी परवाह करता है और तुम इस तरीके से मुझे प्रोटेक्ट करना कहते हो, इसे प्रोटेक्ट कहते हो। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उसे एक्सप्लेन करते हो, सब कुछ बताने लगती है और कहने लगती है कि योर एक्सलेंसी नेशनल टीचर। आखिरकार असली जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरीके से, जहाँ पर कहानी थोड़ी सी पास्ट में जाती है, जहाँ पर क्राउन हमारी जिस प्रिंसेस ने एमसी से पूछी थी जियांग भी आखिरकार तुम जो क्राउन प्रिंसेस के बारे में क्या सोचते हो। ये बात सुनने के बाद एमसी से सब कुछ सच सच बता देता। आखिरकार जो नेशनल टीचर के हाउस अरेस्टिंग की जो स्टोरी है वो सब कुछ बिना किसी एक शब्द को छुपाए उससे बता देता है और कहने लगता है क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि जो नेशनल टीचर है वो एक्चुअली में इसने एक लेटर भेजा था क्राउन प्रिंस को और उस लेटर में साफ साफ ये एडमिट कर लिखा हुआ था कि वो सच में इस थ्रोन को अपसर्व करना चाहते हैं और उधर करना चाहते हैं इस थ्रोन। और ये भी कहा था कि वो इसके फादर को बिल्कुल भी नहीं मारे। और ये सारी की सारी कहानी को ये बता देती है और उससे कहने लगती है कि तुमने इसलिए ऑलरेडी एडमिट कर लिया है कि तुम वाकई में थ्रोन को अपने कब्जे में लेना चाहते हो। और जब ये बात इस नेशनल टीचर को पता चलती है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है तो इसका मतलब मुझे इतने समय से जो मैं सोचने में लगा हुआ था वो बस एक गलतफहमी थी। और बात करें इस थ्रोन को इधर उधर फेंकने के बारे में तो चलो मैं उन्हें कुछ बताता हूँ और किनसे क्या लगता है कि चलो मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाता हूँ। और उस कहानी में एक किंग हुआ करता था फॉरेस्ट का जो कि एक टाइगर था। उसने एक दिन एक लिटिल व्हाइट रैबिट को अडॉप्ट कर लिया था और मिस्टर फॉक्स से कहा था कि तुम इसके लेटनर टीचर बन जाओ। लेकिन टीचर के द्वारा जब उसे अच्छी तरीके से सिखाया गया था फॉक्स के द्वारा तो उसने इस बात का डिसाइड किया कि जो लिटिल रैबिट है वो वाकई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ब्रेव है और उसकी जो स्कॉलरली नॉलेज है वो काफी ज्यादा अच्छी है और मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा स्किल्स है। और जितने भी दूसरे बाकी के एनिमल्स थे
उसकी पब्लिक, वो सभी के सभी लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगे। और जिससे पहले की जो नेक्स्ट फॉरेस्ट के किंग बनने की जो सेरेमनी थी, उस बारे में पता लगाने के लिए जितने भी एनिमल्स थे वो इस बारे में डिस्कस करने लगे कि आखिरकार जो नया किंग है वो कौन बनने वाला है। जो किंग है वो अपना थ्रोन लिटिल रैबिट को देंगे या नहीं देंगे। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो लिटिल रैबिट है वो वाकई में केपेबल है, तो टाइगर किंग को शायद अपना जो थ्रोन है वो उसे पास करना चाहिए। भले ही वो लिटिल रैबिट वो किंग की बेटी नहीं है, आई मीन बेटा नहीं है, लेकिन वो काफी एक्सीलेंट और वो अच्छी तरीके से इस फॉरेस्ट को मैनेज भी कर सकती है। और जो मिस्टर फॉक्स थे वो भी इसके बारे में वही सोचते थे और वो अपने स्टूडेंट को लेकर काफी ज्यादा प्राउड भी महसूस किया करते थे। लेकिन मिस्टर फॉक्स को एक ऐसी बात पता चली एक दिन जो कि बाकी ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि जो टाइगर किंग था वो हमेशा से अपने मन में ये देखकर बैठा था इसका जो नेक्स्ट सक्सेसर होने वाला है वो इसका नेक्स्ट सेकंड बेटा हो, जो कि लिटिल टाइगर। और ये बात करते हुए उसने सुन ली थी कि जो टाइगर है वो कह रहा था अपने लिटिल बेटे से कि तुम्हारा जो फॉरेस्ट है वो फ्यूचर में तुम्हारा होने वाला है, तो तुम्हें ये पता ही होगी तुम्हारी जो जगह राइटफुली वो तुम्हारी। और मिस्टर फॉक्स उस रैबिट के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस करने में लगे थे, जो कि इतना हार्ड वर्क करने में लग गई है ताकि वो टाइगर किंग के अप्रूवल पा सके। लेकिन वो चाहे इतनी कोशिश कर ले पूरे के पूरे टॉप और परफेक्ट स्कोर भी लेकर आए, लेकिन किंग उससे हमेशा यही कहा करता था कि आखिरकार परफेक्ट स्कोर लाकर क्या करोगे तुम, तो मेरे बेटे तो हो नहीं असलियत में। और इसलिए उस लिटिल रैबिट की मदद करने के लिए ताकि वो उस फॉरेस्ट किंग के थ्रोन को हासिल कर सके, मिस्टर फॉक्स ने एक प्लान बनाया और वो हंटर के साथ मिल गए, जो कि उसके आउटसाइड फॉरेस्ट के आउटसाइड में मौजूद। और उसकी कंडीशन ये कुछ इस तरीके से थी कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस फॉरेस्ट में स्मॉल एनिमल्स को पकड़ने के लिए, लेकिन कंडीशन ये रहेगी कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी जब मैं अपेयर होकर हुआ करूंगी, तब तुम इस तरीके से प्रिटेंड करना जैसे कि मैंने तुम्हें वहां से भगा दिया। अब जब हंटर को पहले से ही खाना था और विंटर के लिए स्टोर करके रखना था फूड को, तो इसलिए वो फॉक्स की रिक्वेस्ट से एग्री हो गई और इस बात से फॉक्स भी एग्री हो गए। दोनों के दोनों एग्री होने के अपने प्लान को इनिशियलाइज किया उन दोनों, और दोनों के दोनों फॉक्स एंड हंटर मिलकर एक साथ कोऑपरेट करने लगे। और जब भी फॉक्स अपेयर होती थी तो हंटर के जितने भी लोग थे उसे भाग जाया करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि मिस्टर फॉक्स ने वहां कर सभी को भगा दिया है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे फॉक्स को सभी के सभी लोग हीरो मानने लगे पूरे के पूरे फॉरेस्ट में, और सक्सेसफुली उसने पोजीशन फॉरेस्ट किंग की हासिल कर ली। लेकिन जो एनिमल्स थे उन्होंने इस बारे में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो मिस्टर फॉक्स थे एक बार फॉरेस्ट किंग बन जाएंगे तो वो अपने थ्रोन को लिटिल रैबिट को सौंप देंगे। ये बात सुनने के बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और यहाँ पर रीजनल टीचर उससे कहने में लगा हुआ था कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो मिस्टर फॉक्स थे उन्होंने सही काम किया या नहीं किया है, क्योंकि जो पोजीशन थी फॉरेस्ट किंग की वो नेचुरली किसी ऐसे बंदे को देनी चाहिए थी जो कि वाकई में उसके कैपेबल पर्सन हो। तो आखिरकार जो टाइगर किंग था वो उस लिटिल रैबिट को पास आउट क्यों नहीं करना चाहता था। ये बात सुनने के बाद हमारी प्रिंसेस क्यूट सा चेहरा बनाते हुए उससे कनेक्ट थी, लेकिन जो लिटिल रैबिट को अगर इस बारे में पता चला कि उसका जो थ्रोन है वो कितनी ज्यादा जिंदगी को लेने के बाद स्मॉल स्मॉल एनिमल्स के मरने के बाद उसे वो थ्रोन मिला है, तो वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात सुनने के बाद वो नेशनल टीचर कतई शॉक हो जाता और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने वाकई में इतना सब कुछ गलत किया। आखिरकार जो रूशी है वो क्या सोचेगी इस बारे में। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उसको सीरियस देखती है तो क्या लगता है कि ये बस एक कहानी है नेशनल टीचर, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तो और जो जियांग बेई है और हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस है वो ऑलरेडी सक्सेस हो जाएंगे सप्रेस करने के लिए उस सी डीमंस को, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कैपिटल में वापस ना जब तुम हिज हाइनेस को यानी क्राउन प्रिंस के साथ मिलोगे तो तुम सारी की सारी सिचुएशन को उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक होते हो, क्या लगता है कि तुम सप्रेस करने के लिए गया है वो सी डीमंस को, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी, तो इसका मतलब जो मेरी आर्मी है सी डीमंस की उसका क्या हो। जहाँ पर क्राउन प्रिंस और हमारा एमसी नेशनल टीचर के पास पहुंच जाते हैं तो नेशनल क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है हमारे एमसी से कि यंग मास्टर भाई आप थोड़ा बाहर इंतजार कीजिए, और एमसी भी इस बात से एग्री हो जाता है और कहने लगता है कि अगर मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तभी क्राउन प्रिंस एंट्री मारता है नेशनल टीचर के कमरे में और वो पूरी तरीके से बारिश के कारण भीगा पड़ा हुआ है, जिसे देखकर टीचर उसे कहने लगता है कि रूशी आखिरकार तुम इतने ज्यादा बारिश में भीग कर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और क्राउन प्रिंस उससे पूछ लगता है कि मास्टर मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, क्या तुमने कभी सी डीमंस के साथ कॉलीवुड मिलकर काम किया है। और मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कहने में लगा होता जब तक तो यहाँ पर मना करोगे नो कहोगे मैं आपकी बात पर भरोसा कर लूंगा, लेकिन हमारा जो टीचर है वो तुरंत इस बात से हाँ कह देता है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि रूसी मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलने वाला, चाहे मुझे ये पता है कि मैं उस थ्रोन को इधर उधर उथल पुथल मचाना चाहता था, लेकिन मैं कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और जब ये बात क्राउन प्रिंस को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है। मन में सोचते हुए क्या लगता है कि तुम इस बारे में कभी भी परेशानी नहीं उठाओगे कि तुम झूठ भी बोल सको मुझसे, कम से कम झूठ बोलकर कह देते मैं तो मान लेता तुम्हारी बात को। इस बात को देखकर उसे काफी तो गुस्सा आ जाता और वो चिल्लाती है उससे क्या लगता है कि नेशनल टीचर आपकी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसी ऐसा करने की, तुम सी डीमंस के साथ मिलकर काम कैसे कर सकते हो और अपने ही डोंकी नेशनल के जितने भी लोग हैं आम जनता है उसको चोट कैसे बचा सकते हैं। जिसको देखकर वो टीचर काफी घबरा जाता है और उससे क्या लगता है कि रूसी ये सारा का सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए, और इतना कहते कहते बीच में रख जाता है क्योंकि उसे उस प्रिंसेस की याद आ जाती है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि रूसी कभी भी इस ऐसे थ्रोन को हासिल नहीं कर पाएगी जो कि ब्लड से रंगा हुआ हो। सही कहा ना प्रिंस, चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। ये बात सुनकर जो प्रिंसेस होती है आई मीन जो क्राउन प्रिंस होता है वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगे हुए हो, तुम्हें जो कहना है वो सच सच कर। और कॉलर पकड़कर पूछने लगता है कि अगर मास्टर आपके पास कोई रीजन है तो आपको वो रीजन मुझे साफ साफ बता देना चाहिए, बस मुझे बता दो और मैं तुरंत आपको माफ कर दूंगा, बस बताओ तो सही।
लेकिन वो नेशनल टीचर जब कुछ भी नहीं कहता है तो क्राउन प्रिंस के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं बस, और वो काफी ज्यादा उदास होता है इस बात को लिए और टीचर को वहीं पर फेंक कर चला जाता है। और इस वक्त वो काफी ज्यादा गुस्से में नजर आने में लगा हुआ था और दोनों की रिलेशनशिप बाकी में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और नेशनल टीचर भी वहां पर बैठे बैठे बस सोचने लगता है और कुछ भी नहीं करता। उसके बाद जब क्राउन प्रिंस उदास होते हुए बाहर निकलता है तो हमारा एमसी उसको देखकर उससे क्या लगता है कि योर हनीस क्या आप ठीक हो, जहाँ पर वो हमारे एमसी के गले लग जाता है और उससे क्या लगता है कि हम कहीं और जाकर बात करते हैं, जिसको देखकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि ठीक है हम लोग चलते हैं कहीं और, जहाँ पर दोनों दोनों बैठकर क्राउन प्रिंस हमारे एमसी से पूछने में लगा हुआ था कि जियांग में क्या तुम्हें इसके बारे में पता है कि मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना चाहता फ्यूचर, यहाँ तक कि मेरे फादर जिन्होंने मुझे जन्म दिया था वो उस बंदे को मारना चाहते हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो मेरे इंपीरियल ट्यूटर है, जो मेरे इंपीरियल टीचर, उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक बड़ा किया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है और वो चाहते हैं कि उस ट्रेन को उलट पुलट कर दे। और इतना ही नहीं बल्कि मैं सी डीमंस के साथ मिलकर वे काम करने में लगे हुए हैं ऐसा। अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो और तुम चाहते क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो। अगर मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ और तुम मुझसे अगर ये पूछ रहे हो कि आखिरकार मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुम्हें क्या सलाह दूं, तो उस मोमेंट पर जो इंपीरियल टीचर थे जो शोर हुए थे, आई मीन आए थे, उनके जो एनी कोई भी इंटेंशन थे उनके मन में उस थ्रोन को इधर उधर करने की, तो उन्हें शायद अभी तक मार देना चाहिए था। लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड और इसलिए तुम उन्हें जिंदा छोड़ना चाहते हो। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बात करी जाए तो वो उस डीमंस के साथ मिलकर काम करने में लगे हो जो कि हमारे दुश्मन है और हमारी कंट्री को गद्दारी कर रहे हैं हमारी कंट्री के साथ। तो सीधी सी बात है कि हम उन्हें नहीं मार देना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए न्यू ईयर के बारे में बिना किसी चिंता को लेकर। और बात करें तुम्हारे ओल्ड मैन के बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में, वो कौन सा अच्छा बंदा है भाई, वो भी एक नंबर का चौमू है, चौमू साला। और वो हमेशा अपनी स्माइल के पीछे एक नाइफ छुपा कर रखता और तुम्हें कितनी तो बुरी तरीके से ट्रीट करता। जब मैं पहली पहली बार यहाँ पर आया था और मैंने तुम्हारे और तुम्हें बाप को एक साथ देखा था कि किस तरीके से वो तुम्हें निग्लेक्ट करने में लगा हुआ था, उससे मुझे वाकई में बहुत बुरा लगा था। तुम बस एक नंबर के बेवकूफ जो कि अपने फादर के बारे में सोचने में लगा हुआ और अपने फादर को एक फादर की तरह सोचता है। ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस से क्या लगता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है कि आखिरकार मेरा नाम ऋषि क्यों पड़ा। ये बात सुनकर एम से पूछता है कि क्यों पड़ा मुझे बता। तो क्राउन प्रिंस से बताने लगता है पास्ट के बारे में, कि बताता है कि जब मैं छोटा हुआ करती थी, आई मीन एक अब ये साबित हो चुका है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है दया। और क्या लगता है कि मेरे बचपन में कॉमनर के साथ रहा करती थी और उसके बाद मुझे पैलेस में वापस लेकर आया गया और मेरे को किसी गरीब भिखारी की तरह ट्रीट किया गया था हर जगह पर बिना किसी प्रॉपर नेम। और जिस लड़की ने मुझे आई मीन ये दिखाई जा रही है वो कोई और नहीं बल्कि मैं जांग हुई है, जांग के किंगडम की प्रिंसेस, आई मीन एम्प्रेस सॉरी। और जब मैं इस पैलेस में वापस आ गई तो मेरे फादर ने मुझे कभी भी ध्यान से ट्रीट नहीं किया था अच्छी तरीके से। यहाँ तक कि उसकी जो मदर थी वो उससे कह रही थी कि जियाओ बे, जब तक तुम अच्छी तरीके से अपने स्टडी में बिहेव करती हो तो तुम्हारे फादर एक ना एक दिन तुमसे जरूर प्यार करेंगे। लेकिन मैंने कभी भी इस बारे में पता नहीं किया था कि मेरे इस बारे में पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि जो मेरी मदर थी मुझे हमेशा कहती थी कि जब तक मैं हार्ड वर्क करूंगी जो मेरे फादर है वो डेफिनेटली मुझे नोटिस करेंगे। लेकिन मैं चाहे इतनी स्टडी कर लूँ, स्टेट क्राफ्ट में इंफीरियल में कितनी भी ट्यूटर की तरह सिखाने के बाद भी कितनी भी ग्रेट हो जाए, मुझे उनसे कितनी ज्यादा प्रेस कितनी ज्यादा तारीफ मिलती है, लेकिन मेरे जो फादर है वो कभी भी मेरे बारे में चिंता नहीं करते और मेरे बारे में केयर नहीं करते। लेकिन एक समय पर ऐसा पॉइंट आया जब मेरा बर्थडे जिस समय मुझे यहाँ पर लाया गया था उसके हिसाब से मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर मेरा खुद का एक नेम भेजा और उस पेपर पर वहाँ पर 3 शब्दों में लिखा था 3 कैरेक्टर्स में सन रूश, और वो बोल्डली लिखा गया था वहाँ पर उस पेपर में और साफ साफ दिख रहा था कि फ्रेश इंक के साथ लिखा गया और वो ट्रू मैन के लिए ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा उसमें लिखा था। और तभी मैंने उसके बाद अपनी मदर से उसके बारे में पूछा कि आखिरकार ट्रू मैन को किस तरीके से होना चाहिए था, इसका मतलब क्या है। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पर क्राउन प्रिंस को उसकी एम्प्रेस बताती है कि मेरी मदर ने मुझसे कहा कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में जाकर एक अपराइट मैन बन और इसलिए उन्होंने मुझे ऋषि नाम दिया। ये बात सुनने के बाद वो अपनी मदर से कहता है क्या मुझे और भी कुछ बता सकते हो उसके बारे में। तो उसकी मदर उसे बता लगती है कि इससे पता चलता है कि तुम्हारे जो फादर है वो तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा हाईली सोचते हैं और वो चाहते हैं कि तुम फ्यूचर में जाकर काफी ज्यादा अपराइट मैन बनो, इस तरीके से काम करो। ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है लेकिन मैं एक्चुअली में, और भाई साहब इसी बात को लेकर वो अपने मुंह को छुपा लेते और एम्प्रेस उससे कहने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस मैटर के बारे में किसी को इसके बारे में नहीं बताओगे, यहाँ तक कि अपने फादर को भी नहीं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक ऐसा राज के बारे में जो कि कोई भी नहीं जानता, आखिरकार जो क्राउन प्रिंस है वो एक लड़की है और इसी तरीके से जो क्राउन प्रिंस है उसे उसका नाम मिला और उसके बाद वो नेमलेस पेरेंटलेस बेगर नहीं रही, ना गरीब नहीं रही, इसके कोई पेरेंट्स नहीं है। तो तुम्हें अब समझ में आया कि आखिरकार मुझे कैसा फील होता है। जो मेरे फादर है वो वाकई में मुझ पर काफी ज्यादा हुप जमा कर बैठे हुए और फाइनली मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें मेरी काफी ज्यादा जरूरत है और भले ही वो मेरे से काफी ज्यादा टफ है मेरे फादर, और भले ही वो मेरे सेकंड ब्रदर को इतना ज्यादा रेस्पॉन्स करते हैं और फेवर करते हैं, लेकिन अभी भी मैं उन्हें काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करती हूँ अपने फादर के तौर पर जैसे पहले करते थे। भले ही मुझे पता है कि ये काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है, लेकिन अभी भी मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ। तभी हमारा एमसी उसके पीठ पर जोर से थप्पड़ मारता है और उससे क्या लगता है कि तुम इस तरीके से इमोशनल होना
करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक नाम सिर्फ और सिर्फ नाम होता है, इससे तुम्हारा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं होता। तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है और तुम्हारे जो बिलोंगिंग की सेंसेस, तुम्हारा जो ओल्ड मास्टर है और वो उम्मीद करता है कि तुम इससे फ्यूचर में बंद कर नहीं रहोगे अपने नाम से। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें अपना एक नाम दे दूं, क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम कंप्लीटली मुझ पर डेबिट करोगे और तुम मुझे डैडी कहकर बुलाओगे? ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है और तभी वो चिल्लाते हुए उससे कह रखती है कि जियांग भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कहने की, और बुरी तरीके से हमारे एमसी को पीट देती है। हमारा एमसी उदास होकर वहीं पे बैठ जाता है और मन में सोचते क्या लगता है कि डैम इट, मैं मुझे वाकई में इस तरीके से इसे कंफर्ट करने में लगा हुआ था और इसने मुझे इतनी तरीके से बुरी तरीके से पीट दिया है, मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ। दूसरी तरफ उस क्राउन प्रिंस को काफी ज्यादा बेटर महसूस हो रहा है उसके पीटने के बाद। तभी हमें इंपीरियल हॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर दरबार लगा हुआ होता है किंग का, जहाँ पर वो कहने में लगा होता है कि तुम्हारा सभी के सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद उस एक्सपीरियंस को कंप्लीट करने के लिए, जहाँ पर सी डिमंस को आपने पूरी तरह से निपटा दिया है। खासकर मेरे सेकंड बेटे हैं जो ने जिसने विंड और सन को दोनों को काफी ज्यादा एंड्योर किया है और काफी हार्ड वर्क किया है मेरा डियर बेबी। तभी हमारा एमसी बीच में उनकी फिरकी लेते हुए उससे लगता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त वो बैटल स्टार्ट हुई थी तभी एक बंदा वहां पर अचानक से डिसअपीयर हो चुका था जैसे सी डिमंस दिखे, और उसके बाद जैसी सारी की सारी बैटल खत्म हो गई वो वापस से अपीयर हो चुका। अब जबकि हमने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है सी डिमंस की लायर को, तो किंग अब आप मुझे बता सकते हो कि आखिरकार मुझे आप वो मैप कब देने वाले हो, जैसा कि आपने मुझसे वादा किया था उसके बारे में। ये बात सुनने के बाद एम्प्रेस काफी जो किंग है वो काफी शॉक होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि ये सभी के सभी लोग मिलकर सिर्फ और सिर्फ आधे महीने के अंदर अंदर सभी के सभी सी मोस्टर को एक साथ हरा देंगे। लेकिन अभी भी मैं इस मैप को इन्हें उधार नहीं दे सकता और ना ही मैं ऐसा देना चाहता हूँ। लेकिन क्या मुझे इसे झूठ बोलना चाहिए कि जो नेशनल टीचर है उन्होंने अभी तक ये मैप वापस नहीं दिया है और मैं हमने उसे अभी तक नहीं जुड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार जो बंदा है वो मेरी बात पर भरोसा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब ये किंग इतना ज्यादा सोचने लगता है तो हमारा एमसी बीच में बोलकर उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा विशी वॉशी क्यों होने में लगे हो? क्या तुम एक डिग्निफाइड रूलर होने के बाद अपने शब्द को पीछे लेना चाहते हो? जो तुमने वादा किया था उस वादे को तोड़ना चाहते हो? ये बात सुनकर वो हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। और वो जो किंग है वो घबराते हुए मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे इसे वाकई में वो मैप उधार देना पड़ेगा? जब ये इतना परेशान होने में लगा हुआ है तभी एक सोल्जर आकर चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि मैं किंग को रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि लार्ज स्केल में जो सी मोस्टर का जो टाइड है वो यहाँ पर हमारे बॉर्डर पर वापस से अपडेट हो चुका है और वह सभी के सभी लोग मिलकर अप्रोच करने में लगे हैं हमारे इस कैपिटल पर, और जल्दी वो 3 दिन के अंदर अंदर हमारे कैपिटल पर आ जाएंगे। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शॉक होते हुए क्या लगता है क्या क्या मैंने उस लिटिल स्ट्रीम को ऑलरेडी मार नहीं दिया था? ये देखकर क्राउन प्रिंस भी काफी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि क्या इसका मतलब ये होगा कि जो जियांग बेई है उसने ऑलरेडी उसे ब्लो अप नहीं कर दिया था और क्रैब हल को तबाह कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जब इस किंग को पता चलती है तो वो काफी खुश हो जाता है और मन ही मन में खुश होते हुए क्या लगता है कि इसका मतलब ये होगा कि जो सी मोस्टर है वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए हैं और मुझे इसे मैप उधार देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सोचने लगता है कि सी मोस्टर हमारे कैपिटल पर अटैक करना चाहते हैं। नहीं, जो मोस्टर टाइड है वो काफी ज्यादा जल्दी ही इस कैपिटल पर पहुंच जाएगी। मैं डूम्ड भाई, खत्म भाई, फिनिश में तो। और तभी हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जियांग भाई क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुमने ऑलरेडी सभी के सभी सी मोस्टर को ऑलरेडी वाइप आउट कर दिया है? तो यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम यहाँ पर झूठ रिपोर्ट करना चाहते हो और मुझे ट्रिक करना चाहते हो ताकि तुम उस मैप को हासिल कर लो? ये बात सुनकर हमारे एमसी को गुस्सा आ जाती है और उससे क्या लगता है कि तुम भाड़ में जाओ, तुम टू फेस्ड बास्टर्ड कहीं। ये बात सुनकर ट्रांसप्रेस उसे शांत कराने की कोशिश करने लगता है लेकिन हमारा एमसी शांत नहीं होता और उसे गालियां देते हुए उससे क्या लगता है कि तुम जहाँ पर लिटिल ब्रदर जैंग कहने में लगे होते जब तुम मुझसे काम की जरूरत पड़ रही थी और जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ रही थी तुम बड़े प्यार से बोल रहे थे, लेकिन जब तुम्हें इस बारे में पता चला कि वहां पर तुम खतरे में आ चुके और जब वो काम गलत जा चुका है तो अब मुझे मेरे फुल नाम से बुलाने में लगे हो। और जब इतना माहौल गर्म होते हुए क्राउन प्रिंस देखता है, देखती है, सबको पता चल चुका है ये लड़की है, लेकिन इनको तो नहीं पता ना कि ये लड़की, तो ये कहने लगती है, लगता है आई जेंडर में मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या क्या कर बोला इसको। खैर वो सब छोड़ो। तभी क्राउन प्रिंस क्या लगता है कि तुम सभी के सब लोग यहाँ पर शांत हो जाओ, जो सी मोस्टर की जो टाइड है वो जल्दी हमारे पास आने वाली है और वो 3 दिन के अंदर अंदर हमारे कैपिटल में पहुंच जाएगी। तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि ये सोचने के आखिरकार किस तरीके से हम इन्हें काउंटर मेजर करें और काउंटर मेजर के बारे में इसके बारे में सोचना होगा किस तरीके से सिचुएशन निपटे, ना कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। ये बात सुनकर वो सिचुएशन काफी ज्यादा गर्म हो जाती है और हमारा एमसी इससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रिंस के लिए मैं शांत बैठा हुआ हूँ, वरना मैं तेरी खोपड़ी नहीं उड़ा देता अभी। अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी मुझे इस तरीके से डिसरेस्पेक्टफुली बात करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। थ्रो कर मारता है अपनी उस डंडी को और वो खंबा वहीं पर टूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और हमारा एमसी उससे धमकी देने के बाद वहां पर उन दोनों को लेकर चला जाता है और उससे क्या लगता है कि तुम दोनों इसी प्लेयर की तरह अंत होगा तुम्हारा। तभी हमें नेशनल टीचर को दिखाया जाता है जो कि देखता कि आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब और बहुत ज्यादा वियर्ड हो रखा है और कुछ सैनिकों को बात करते हुए सुनता है यहाँ पर वो कहने में लगे होते, क्या तुमने सुना है कि जो सी मोस्टर टायर्ड है वो इस कैपिटल पर अप्रोच करने में लगी हुई है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं कहा था कि जो उनकी लायर्स थी वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दी जा चुकी है उनकी गुफा, वो भी आउटराइडर के द्वारा इससे पहले। ये बात सुनने के बाद दूसरा बंदा इससे क्या लगता है कैसे पता, जो क्राउन प्रिंस है वो काफी दिनों से सोई भी नहीं है इस मैटर को लेकर। तभी नेशनल टीचर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो लिटिल व्हाइट रैबिट है अगर इसके बारे में पता चला तो शायद वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी और पता चलता है कि हमारे इस टीचर को भी पता हुआ है इसके बारे में कि वो एक लड़की है और बात अगर बाकी में ऐसी है तो चलो इस एंड को मैं खुद अकेले जाकर महसूस करता हूँ, मैं सहन करता हूँ। और नेशनल टीचर बाहर निकलता है तो वो दोनों के दोनों शॉक हो जाते हैं और क्या लगता है कि नेशनल टीचर आप बाहर यहाँ से नहीं जा सकते
तभी वो उससे कहने लगता है कि मैं यहाँ पर जियांग बेई और लेडी यांग से मिलना चाहता हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद जो सिटी गेट है ईस्टर्न क्यू किंगडम के कैपिटल पर, वहां पर उन मॉन्स्टर ने हमला कर दिया और आम लोगों को मारने में लगे हुए होते हैं। सभी के सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने में लगे। यहाँ तक कि जो एम्परर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने अभी खजाने के बारे में सोचने में लगा हुआ। सभी लोग कह रहे हैं कि अब मॉन्स्टर ने हम पर हमला कर दिया, हमें भागना चाहिए, लेकिन ये सोच रहा है कि मेरा खजाना रे बाबा। तभी सेकंड प्रिंस अपने बाप को वहां से घसीट कर ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि फादर, आखिरकार तुम अभी भी इसकी छोटी मोटी चीजों के बारे में क्यों फिक्र करने में लगे हुए हो? हमें अब किसी ऐसी जगह को ढूंढने की जरूरत है जहाँ पर हम छुपकर अपनी जान बचा सके। तभी वो एम्परर अपने सेकंड बेटे से कहने में लगा होता है कि बेबी, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बाप है वो एक ऐसी जगह को जानता है बैक माउंटेन में, जहाँ पर हम छुपकर अपनी जिंदगी बचा सकते हैं। चलो हम लोग वहीं चलते हैं। तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी, बाप और यालन दोनों के दोनों वहां पर आकर, तीनों के तीनों वहां पर आकर हमारा एमसी सभी से कहने लगता है कि तुम लिटिल लेबस्टर कहीं के, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा टेंसियस हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ऐसे कौन से स्पा में गए थे जिससे तुम्हारी जो स्किन है वो पूरी तरीके से टेंड हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है। ये बात सुनने के बाद उसको काफी गुस्सा आती है और वो कहने लगता है कि हंसते हुए, जियांग बे, तुमने कभी भी इसके बारे में एक्सेप्ट भी नहीं किया था। जब एक बार तुमने हमारे पूरे के पूरे इलाके को ब्लो अप कर दिया, तभी वहां पर एक बंदा और लॉर्ड डिसोल्यूशन ने वहां पर हमें सेकंड लाइफ ग्रांट की। उसके बाद हमने उनका धन्यवाद किया तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं लेना चाहता, मैंने तुम्हें वापस से कॉप्स में इसलिए नहीं बदला ताकि मैं तुम्हारी मदद ले सकूं। अगर तुम वाकई में दोबारा मरना नहीं चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी जल्दी उस जियांग बेई का जो सर है वो मेरे पास लेकर आ जाओ। और तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और बताता है कि जियांग बेई, इस आज तुम पक्का मारे जाओ। और जब ये बात एमसी के बाप को पता चलती है तो वो काफी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि उस रिसर्च एक्चुअली वो एंडलेस सी से निकलने में कामयाब रहा। अब मुझे समझ में आया कि जो मेरा ट्रैकिंग मार्क है वो अचानक से रुक क्यों गया था रिस्पॉन्ड करने। जिस बात को सुनकर एमसी हंसने लगता है और उससे लगता है कि ये तुम्हारे लिए वाकई में बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तुम वहां पर मेरे चेहरे को इस तरीके से देखने के लिए आए होगे जबकि तुम्हारा चेहरा इतनी देर लाल काला पड़ चुका है। जिन लोगों को तुम्हारे बारे में इस तरीके की चीजों के बारे में पता नहीं होगा वो तो ये सोचेंगे ना जैसे कि तुम्हें ग्रिल्ड सीफिश बन चुके। ये बात सुनने के बाद इस श्रिम्प को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो हमारे एमसी पर हमला करते हुए उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इस तरीके से हिम्मत कैसी मुझसे इस तरीके से बात करने की, जबकि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, तुम्हें इतनी जल्दी पड़ी है कि मुझसे मरने की। और जैसी फाइट वहां पर स्टार्ट होती है तो हमारा एमसी उन तीनों को इशारा देता और वो तीनों के तीनों वहीं पर एक साथ खड़े हो जाते हैं, जिसको देखकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता था। और तभी नेक्स्ट सीन में जब वो एक साथ अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं तो पता चलता है कि हमारा एमसी और उसकी टीम वहां से भाग रहे होते हैं बहुत रफ्तार में, जिसको देखकर इस क्रैप को काफी गुस्सा आ जाती है और हमारे एमसी पे चिल्लाते हैं। उससे कहने लगता है कि तुम वहीं के वहीं रुक जाओ और मुझसे फाइट करो। तो एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा होता है कि हमने ऑलरेडी काफी देर समय निकाल लिया, हमारे इस सिटी के पूरे की पूरी जितने भी सिटीजन हैं हमने ऑलरेडी इवैक्यूएट कर लिया। अब जो नेक्स्ट शो है जहाँ पर वो स्टार्ट होने वाला नेक्स्ट प्लान हमारा। और तभी एक अजीब सी जगह दिखाई जाती है और उस जगह पर हमें सेकंड प्रिंस और उस किंग को दिखाया जाता है जो कि दोनों के दोनों छुप चुके होते हैं। तभी सेकंड प्रिंस कहने में लगा होता है कि डैड, आखिरकार हमें कितनी ज्यादा समय तक यहाँ पर इंतजार करना पड़ेगा। जो बिग ब्रदर है उन्हें तो ऑलरेडी उन डीमंस के सभी उन बम्प किंग्स को दूर भगा देना चाहिए था। तो किंग उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी देर और रखो, उनका जो लीडर है तुम्हारा जो एल्डर ब्रदर है वो इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर देगा, फिर हम बिना किसी परेशानी के बाहर जा सकते। तभी उसके बाद हमारे एमसी क्राउन प्रिंस उसके बाप को और यालान को दिखते हैं जो कि भागते भागते कहीं पर जाने में लगे हुए थे। तभी एमसी क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग डिस्पर्स हो जाओ और इस तरीके से एक्ट करो जैसा कि हमारा ओरिजिनल प्लान था। तो दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस उससे पूछने लगता है कि अगर जियांग बे तुम मुझे सच सच बताना कि यहाँ पर विंड मौजूद है, क्या सच में यहाँ पर आने वाली है हवा तेज वाली? ये बात सुनकर वो क्या लगता है कि जी हाँ सच में आने वाली है। और क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, गेमल को लेने के लिए तैयार। और वो सभी के सभी लोग वहां से कहीं से कूद जाते हैं। और तभी हमारा एमसी लिटिल सिस्टम एन को बुलाता है और उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर वर्चुअल डॉल्स को क्रिएट कर दो फटाफट से। और तभी हमारी लिटिल सिस्टम एन वो काफी ज्यादा जीनियस ऐसी तारीफ करती है अपनी और कहने लगती है कि तुम्हारी जो जीनियस लिटिल एन है वो तुम्हारी सर्विस में हाजिर है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करोगे। और तभी वो एक्टिवेट करना चालू कर देती है लिटिल डॉल्स को जो कि हमारे एमसी की पूरी टीम के कॉपीज होती है। और तभी वह सभी के सब लोग वहां से जंप कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें इन स्ट्रीम्स को दिखाया जाता है जो कि उनका पीछा करते करते इतने ज्यादा थक चुके होते हैं कि उनके पसीने छूट जाते हैं और वो कहते हो चिल्लाते हो क्या लगता है कि जियांग बे तुम रास्कल्स कहीं के, तुम वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ते हो, तुम एकदम एक झटके में एक ही ब्लिंक में मेरी आंखों के सामने से गायब हो गए, डिसअपीयर हो गए। तभी वहां पर उसे कोई बुलाता है और उससे क्या लगता है कि यंग मास्टर जरा उधर तो देखो, जो जियांग बेई और उसकी टीम है वो हमारे सामने है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाते हैं। और उनका लीडर उन्हें ऑर्डर देते हुए उससे कहने लगता है कि तुम जाओ जल्दी से जल्दी और उस मास्टर का पीछा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे जाने नहीं दे सकते, उसे पकड़ना होगा। और वो सभी के सभी लोग उसी रूट को फॉलो करने लगते हैं। तभी वहां की जो आवाज हवा है वो बहुत ज्यादा तेज चलने लगती है, जिसको देखकर उसे कुछ डाउट लगने लगता है। उसका साथी उससे क्या लगता है कि मास्टर जहाँ की जो हवाएं है वो कुछ ज्यादा तेज चल रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरा बंदा क्या लगता है कि यूजलेस कहीं के, तुम्हें वाकई में इतनी तेज हवा से डर लगने में लगा हुआ। तभी उनका लीडर उससे क्या लगता है कि तुम्हें इस रास्ते से चलना चाहिए जिससे कि हमें लेस एफर्ट लगेंगे अगर जो हवा हमारी मदद करेगी। तो ये बात सुनकर दूसरा मास्टर क्या लगता है कि हॉल मास्टर वाकई बहुत ज्यादा वायस है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, इनक्रेडिबली
स्मार्ट। जिस बात को देखकर वो अपना पसीना पहुंचते हुए क्या लगता है कि मैं वाकई में बहुत थक चुका। और तभी उसकी नजर हमारे एमसी की टीम पर जाती है, जिसको देखकर वो काफी शौक हो जाता है और मन ही मन में सोचते भाई क्या लगता है कि हाँ जियांग भाई तुम यहाँ पर भागने में लगे हुए हो, लेकिन अब तुम एक डेड एंड पर पहुंच चुके हो। अब थ्री माउंटेन्स में यहाँ पर तुम आ चुके हो ऑलरेडी। अब तुम सुसाइड करोगे क्या यहाँ पर, या तो तुम हमारे हाथों से मरो या फिर आगे चल के मरो। और तभी यांग लान और हमारा एमसी पीछे मुड़कर देखता है, जिसको देखकर ये श्रिम्प काफी ज्यादा चिल्लाते हैं। उससे लगता है कि जियांग भाई क्या तुम वाकई में अब नहीं भागोगे यहाँ से, भाग के दिखाओ दिखाओ, भागो भागो, देखते हो कब तक भागते हो। तभी अचानक वहां पर एक शील्ड बन जाती है, एक बैरियर से बन जाती है और तभी वहां से हमारा एमसी पूरी तरीके से गायब हो जाता है, जिसको देखकर पूरी तरीके से शॉक होता है और हमारा एमसी वहां लटकते हुए दिखा जाता है सिस्टम के और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि जियांग भाई आखिरकार तुम इस जगह से बाहर कब गए। और हमारा एमसी उस श्रिम्प का मजाक उड़ाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मजाक कर रहे हो मेरे साथ श्रिम्प कहीं के, अभी तो तुम कुछ देर पहले बहुत ज्यादा हंसने में लगे होते, हंस हंस और दस, क्या अब नहीं हंसी आ रही तुम्हें। और हमारा एमसी उसके ऊपर थूक देता। तभी वो देखता है कि वहां का मौसम खराब होने लगता है और वहां पर बारिश आने लगती है, जिसको देखकर वो हंसने लगता है और उससे क्या लगता है जियांग भाई तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि थोड़ी मोड़ी जो बारिश है वो हमें चोट पहुंचाने में कामयाब रहेगी, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि हम लोग सी डीमंस हैं, तो छोटी मोटी जो बारिश है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस बात को सुनने के बाद एमसी मुस्कुराता है और उससे क्या लगता है कि ये छोटी मोटी लिटिल ट्रेन नहीं है ब्रो, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया हूँ जो कि थंडर स्टॉर्म। और तभी वहां पर थंडर स्टॉर्म आने लगता है और बहुत ज्यादा तेजी से हवाएं चलने लगती है, बहुत ज्यादा तेजी से बिजली कड़कने लगती है और वहीं पर उनमें से एक भयानक बिजली का जोड़ का झटका उन सभी के सभी श्रिम्प्स को लगता और सभी के सभी श्रिम्प वहीं पर पहुंच जाते हैं और वो लोग तीनों के तीनों बैठ खड़े होकर एंजॉय करने लगते हैं। और आसपास की जो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो सभी सभी चीजों को देख काफी खुश होती है और क्या लगती है कि वाकई में लोगों को पकड़ लिया जा चुका है इस बात जाल में क्या। और चिल्लाते अनाउंस कर देता है कि तुम सभी के सभी लोग बाहर आ जाओ। जो प्रिंस है और यंग मास्टर जियानो उन्होंने मिलकर सभी के सभी सी डीमंस को हरा दिया और पकड़ लिया है। और तारीफ करते हुए क्या लगता है कि आखिरकार जो यंग मास्टर जियांग है उसके पास ऐसा आइडिया आया तो आया कहाँ से, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तभी हमारा एमसी कथा चलने के झाड़ पर चढ़ जाता है और उससे क्या लगता है कि सारी की सारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी 3 दिन पहले, जहाँ पर वो एंटर करते हैं एमबीपी सेटलमेंट स्क्रीन पर और पास्ट के बारे में बताने लगता है किस तरीके से प्लान बनाया और बताता है कि 3 दिन पहले जब मैं ग्रांड हॉल में आर्ग्यूमेंट करने के बाद वहां से चला गया था तो मैं स्ट्रेटेजी बैठकर सोचने में लगा होता यल्लान के साथ बैठकर। तभी यल्लान ड्रिंक करते करते हमारे एमसी को बताती है कि आज वाकई में बहुत ज्यादा तेजी से बारिश होने में लगी हुई है, लगता है कि जो रेने है वो जल्दी यहाँ पर आने वाली और थंडर भी आएगा यहाँ। ये बात सुनने के बाद हमारे एमसी की दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो काफी खुश हो जाता है और हमारे क्यूट से यल्लान के चेहरे पर किस करते हुए उससे कहने लगता है कि यल्लान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी वाकई में बहुत ज्यादा मदद कर दी है। और अपना प्लान सोचने के बाद वहां से तेजी चला जाता है, जिसको देखकर यल्लान पीछे से कहने लगती है कि तुम्हें आराम से जाना चाहिए और सावधान रहना। और तभी हमारा एमसी उस थंडर के मजे लेने के लिए उस थंडर के पास चला जाता है, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है और बिजली के झटके लेने के बाद वो क्राउन प्रिंस के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि प्रिंस ब्रदर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो प्रिंस से पूछने कहने लगता है कि जियांग भाई तुम मुझसे बस कहो तुम्हारे दिमाग में क्या है, यहाँ पर बकवास करने की जरूरत नहीं है। तो जहाँ पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी जगह है तुम्हारे पैलेस के पीछे जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर लाइटनिंग गिरती। तभी प्रिंस थोड़ा सोचने लगता है और उससे कहने लगता है कि अगर मुझे यहाँ पर तुम अब जो कहने में लगे हुए तो मुझे ऐसी जगह पर याद आई है कि थ्री माउंटेन्स के जो पीछे है हमारे पैलेस के पीछे, वहां पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर रेगुलर बेसिस पर लाइटनिंग गिरती रहती है और काफी तेजी से बारिश भी होती है ज्यादातर में। लेकिन एक्चुअली में ऐसा कहा जाता है कि जो वो प्लेस है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। वहां पर जो हंटर्स ऐसे कहते हैं कि जो लाइटनिंग वो काफी ज्यादा कंसंट्रेटेड एक स्मॉल एरिया और उस जगह को कर्स्ड प्लेस कहा जाता है थंडर गॉड के द्वारा। तभी जब क्राउन प्रिंस हमारे एमसी को डराने की कोशिश करता है तो हमारा एमसी उसको पीछे से धक्का देते हुए उससे लगता है कि ठीक है बहुत हो गई तुम्हारी ये डराने वाली कहानी है, अब मेरे दिमाग की बत्ती जल चुकी है और यहाँ पर मेरा प्लान है, तुम्हें इस तरीके से करना होगा। हम इस सुपर स्टिशन का इस्तेमाल करने वाले हैं जैसे हम लोग टॉफोग्राफी थंडर स्टॉर्म कहते हैं। और तभी वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने लगता है किस तरीके से जो गर्म हवाएं होती है ठंडी हवाएं एक साथ मिक्स करती है टॉफोग्राफी के बारे में, इस बारे में कैसे आप लोग पढ़ लेना किस तरीके से बादल बनते हैं और किस तरीके से थंडर स्टॉर्म बनता है। तो मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट पर आता हूँ। ये सारे के एक्सप्लेन करने के बाद वो क्या लगता है जो सी डीमंस की जो टाइड वो जल्दी फुल फोर्स में हमारे पास आने वाली है। तो जीनियस जैसा लाइक मेरा जो दिमाग हमें इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ लार्ज नंबर्स में एक साथ निपटने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो क्राउन प्रिंस काफी खुश होते हैं। उससे लगता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि तुम वाकई में उन सभी के सभी सी डीमंस को उस बैक माउंटेन में ले जाना चाहते हो और थंडर स्टॉर्म का इस्तेमाल करके एक साथ वाइड आउट करना चाहते हो। लेकिन क्या होगा अगर हम पर ही अटैक हो गया? यहाँ पर ऐसा कुछ भी तो है नहीं कि कोई भी साउथ विंड और ना ही गर्म हवा आने वाली है वहाँ। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक होते हैं, मन में सोचते हुए लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तभी पीछे से कोई कहने लगता है कि जियांग भाई मिस यालान तुम्हें ढूंढने में लगी हुई है और शौक के हमारे बेहोश हो चुका होता है और दूसरा बंदा उसे घसीट कर ले जाने लगता है। तभी हमारा एमसी जाते जाते उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आई मीन क्राउन प्रिंस हम दूसरे प्लान के बारे में सोचते हैं और वो भी कहने लगता है कि यंग मास्टर जियांग भाई तुम भी दूसरे प्लान के बारे में सोचो। और तभी वो बैठकर कहने लगता है अब आकर हमें क्या करना चाहिए। जब इतना प्लान बनाने में लगा हुआ होता है तभी हमारा एमसी उसके पीछे से आकर आता है और उसका बदला लेता है उसको डराने के लिए और डराते हुए लगता है कि प्रिंस ब्रदर मैंने एक सोल्यूशन ढूंढ लिया। इसको देखकर वो शॉक होते क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि जियांग भाई तुम्हें इस तरीके से एंट्रेंस करने की जरूरत नहीं है, यूनिक एंट्रेंस की जरूरत नहीं है लेने की।
तभी क्राउन प्रिंस पीते हुए उससे क्या लगता है कि तुम मुझे बताओ क्या तुम्हारा क्या प्लान है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ये अभी भी बस एक ये मेथड है, सेम मेथड है, लेकिन मैं यहाँ साउथ विंड को मैंने ऑलरेडी बोरो कर लिया और अगर हमारे प्लान के हिसाब से सब कुछ करना होगा और सारे के सारे प्लान को स्टोरी की तरह सभी को सुनाने लगता है। ये बात सुनने के बाद क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि अगर तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि जो मिस याल्ला ने वो क्या करने में लगी थी उस दिन, और आखिरकार अचानक से उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया था कि तुम्हारे पास इतना बढ़िया आइडिया आ गया और तुम जो साउथ विंड है वो कहाँ से उधार लेने वाले हो। ये बात सुनकर वो काफी शौक होती है। एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताने वाला। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और हमारा एमसी तुरंत उसके जो बाल बंधे होते हैं क्राउन प्रिंस के, उसके बालों वाली चीज को वहां पर तोड़ देता है, जिसको देखकर हमारे जो क्राउन प्रिंस होता है वो क्राउन प्रिंसेस बन जाती है और वो लड़का से लड़की बन जाती है, क्योंकि वो ऑलरेडी लड़की होती है। और जब ये बात कॉमन लोग को पता चलती है तो वो इतने शॉक हो जाते हैं और क्या लगते हैं कि आखिरकार जो प्रिंस है वो किसी लड़की की तरह क्यों दिखने में लगे हुए हैं। तभी दूसरा बंदा क्या लगता है कि तुम ब्लाइंड हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो एक लड़की ही है। और इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद हमारी क्राउन प्रिंसेस भी काफी शॉक हो जाती है। तभी दूसरा बंदा उससे क्या लगता है कि हमारा जो प्रिंस है वो बस बहुत ज्यादा स्किनी, बहुत ज्यादा कमजोर है, ये इम्पॉसिबल है कि वो एक लिटिल गर्ल है और कंट्री को गवर्न करना, उस बुक को पढ़ना, कि आखिरकार एक लिटिल गर्ल कैसे अंडरस्टैंड कर सकती है, समझ सकती है उन सभी बुक। तुमने बिल्कुल सही कहा, आखिरकार जो प्रिंस है वो एक गर्ल कैसे हो सकती है, लड़की कैसे हो सकती है। तभी नेशनल टीचर उनके पास आकर उससे क्या लगता है कि ये प्रिंस कोई और नहीं बल्कि मैं वाकई में एक वुमन, और इस समय पर जो भी स्टेट अफेयर को संभालने में लगी हुई थी और एक्टिंग करने में लगी हुई थी उस किंग की जगह पर, वो कोई और नहीं बल्कि मैं यही तुम्हारी क्राउन प्रिंसेस है और सारे के सारे मैटर को संभालने वाली एक वुमन है, एक वुमन। ये बात सुनने के बाद ये काफी शॉक हो जाती है और सरप्राइज होते हैं, मन में सोचते हुए घबराते हुए क्या लगती है, क्यों आखिरकार तुम ये सभी के सामने ऐसा क्यों कहने में लगी हुई हो। मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि तुम इसके बारे में कभी भी किसको भी नहीं बताना, लेकिन मेरे मास्टर को इसके बारे में कैसे पता चलेगा, लेकिन क्यों भाई क्यों। यहाँ पर वो उससे क्या लगता है, नेशनल टीचर तुमने मुझसे नहीं पूछा था इस बारे में, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी आसपास के जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं उन पर अटैक करते हैं, उससे कहने लगता है कि सभी के सभी इग्नोरेड फूल्स कहीं के, वे सभी के सभी लोग सिर्फ गॉसिप करना जानते हैं। जब सीडी मंस यहाँ पर आने में लगे तो तुम्हें ये भी नहीं पता कि किसने इनकी जान बचाई, लेकिन अभी भी फालतू की बकवास करने में लगे, जिसको देखकर नॉर्मल लोग उससे क्या लगता है कि ये बंदा पूरा दिमाग से पागल हो चुका है क्या, हमें मारना चाहता है इस तरीके, और चिल्लाते हुए क्या लगता है क्राउन प्रिंस जल्दी से इस मैडमैन को यहीं पर मार दो। ये बात को देखते हुए क्राउन प्रिंस उसे मारना नहीं चाहता और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मास्टर मैं वाकई में आपको मारने के लिए यहाँ पर हाथ नहीं उठा सकती। तभी हमारा एमसी भी चिल्लाता है बीच में और उससे क्या लगता है कि यहाँ पर डैमेज, यहाँ पर इतने इतने लोग हैं, जो लिटिल मास्टर है वो वाकई में इस चीज को नहीं सहन कर सकते। तभी हमारी क्यूट सी प्रिंसेस याना बीच में हमारे एमसी को रोक लेती और उससे क्या लगती है, क्या तुम ये बात को भूल चुके हो कि आखिरकार तुमने नेशनल टीचर के साथ क्या वादा किया था। भले ही जो नेशनल टीचर है वो उसे नहीं चाहते हैं, लेकिन ये क्राउन प्रिंस के लिए तो है सिचुएशन इंपॉर्टेंट। और इतना सोचने के बाद एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, जिसको देखकर उस नेशनल टीचर गुस्सा आ जाती है और वो क्या लगता है कि तुम वाकई में मैं उनकी और बकवास को नहीं झेल सकती, क्योंकि जो प्रिंसेस है वो अटैक नहीं कर सकती, अगर तुम वाकई में मुझे नहीं मार सकती हो ठीक है मैं तुम्हें मार देता हूँ। और वो तभी उस पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता, जिसको देखकर आसपास के सभी लोग शॉक हो जाते और क्राउन प्रिंसेस, और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तलवार घुस जाती है उसके पेट में और पता चलता है कि जो क्राउन प्रिंसेस है उसने हमारे नेशनल टीचर के सीने में अपनी तलवार को घुसेड़ दिया होता है, लेकिन नेशनल टीचर ने अपने हाथों का इस्तेमाल किया होता है इसको। जी देखते हुए वो काफी देर तो शॉक हो जाती है और घबरा जाती है और मरते मरते जो रूलर है उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी रूलर बनने वाली हो फ्यूचर में, जिसको देखकर जो आम जनता होती है वो कहने लगती है अब जबकि जो नेशनल टीचर ऑलरेडी मारे जा चुके हैं तो हमारा जो नेक्स्ट किंग है उसे इंचार्ज नहीं लेना चाहिए था और नेक्स्ट किंग को इंचार्ज ले जो नेक्स्ट किंग है हमारे उनसे पूछना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैंने पहले देख लिया था जो सीडी मंस जब उन्होंने अटैक किया था कैपिटल पर, तो जो किंग थे उन्होंने सेकंड प्रिंस को लेकर ऑलरेडी उन माउंटेन्स में छुपकर बैठ चुके और पास आकर देखते तो वहां पर दोनों जो सेकंड प्रिंस और किंग ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और कहने लगता है इसको देखते प्रॉब्लली ऐसा हो सकता है कि जो उनको सेम फेट है, उनकी जो किस्मत है वो सीडी मंस की तरह ही हो चुकी है जो कि स्ट्रक हो चुके थे लाइटनिंग से। अब जबकि जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्राउन प्रिंस बचा हुआ है, अरे नहीं आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इन्हें क्राउन प्रिंस से क्या कर बुलाना चाहिए और ज्यादा, लेकिन कैसे, आखिरकार ये एक लड़की जो है। ये बात सुनने के बाद एमसी पीसी से चिल्लाते हुए उससे क्या लगता है कि आखिरकार वुमन होने में क्या गलती है, हमारे फैन कंट्री में भी तो फीमेल एम्परर्स मौजूद, क्या वो तुम्हारी फादर है या फिर तुम्हारी मदर, आखिरकार तुम इसके बारे में तक क्यों सोचते। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस भी पीछे आते हुए उससे क्या लगती है क्राउन प्रिंस इतने समय से तुम्हारे लिए डोंकी कंट्री के लिए इतना वर्क करने में लगे हुए हैं, लेकिन तुम सभी के सभी लोग उसके डिनाई करने में लगे इतनी मेहनत करने के बाद भी, क्योंकि वो उसके जेंडर को लेकर कि वो एक वुमन, इस टाइम और लास्ट टाइम तुम सभी के सभी लोग बकवास करने में लगे हो बिना क्राउन प्रिंस के। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जहाँ पर सर्वाइव करने में कामयाब भी रहते, तुम इतनी देर प्रोटेक्शन एंजॉय करने में लगे हो क्राउन प्रिंस की इतनी देर समय से, और अब तुम इसकी आइडेंटिटी को क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हो कि तुम वाकई में ह्यूमन से जो कि ब्लड पर जिंदा रहते, मेरा ये यंगर ब्रदर है और जो मिस याल्लाना वो सही कहने में लगे हुए हैं। क्या तुम्हारे पास ऐसी कॉन्सियसनेस भी है कि मैं वाकई में तुम लोगों को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं समझ, और सभी की बैंड बज जाती है इतनी ज्यादा गुस्सा में सुनते। तभी हमारा एमसी आगे बढ़ता और उस क्राउन प्रिंसेस के हाथ को पकड़कर उससे क्या लगता है कि अब जबकि जो किंग ऑलरेडी मारा जा चुका है तो तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें एक्नॉलेज करना ही होगा सन रूशी एक नए किंग के तौर पर। अगर वाकई में ऐसी बात है, अगर तुम इसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते अपने नए किंग के तौर पर, तो कैसा लगा कि मैं तुम्हें यहीं पर सलाइंस कर दूं और इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। और फिर इन सभी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो तुरंत झुककर उससे अपना किंग मान लेते और इस तरीके से थोड़ी समय बाद कहानी सुनाई देती है और वो किंग बन जाती है क्राउन प्रिंसेस।
सीधे शब्द में कहो तो वो प्रिंसेस बन जाती है। और क्या लगता है कि जियांग भाई यहाँ पर जो एंडलेस सी का जो मैप है, जैसे कि तुमने मुझे रिक्वेस्ट किया, और जब उस मैप को खोलकर देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है। और उससे क्या लगता है कि हिलर टैलेंट है क्राउन प्रिंस के पास, जहाँ पर क्राउन प्रिंस उससे क्या लगता है कि जो हमारे पूरे के पूरे हमारे डोंकी कंट्री का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ट्रेजर, और सबको सारी की सारी जानकारी इसमें लिस्टेड, और मैं तुम्हें कभी भी लेट डाउन नहीं होने दूंगी अपने ऊपर लेकर, क्योंकि एंडलेस सी की जो कॉन्स्टेंटली जो चेंजिंग लोकेशन है वो काफी खतरनाक हो सकती है। बिना इस मैप तुम बिना इसकी गाइड इस मैप की गाइडेंस के इस सी को क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन मुझे अभी भी ये बात नहीं समझ आ रही है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला कि जो मेरे फादर है वो उस मैप को अपने ड्रैगन थ्रोन के नीचे छुपा कर रखे हुए हैं। ये बात सुनने के बाद हमसे घबराते हुए उससे कहना था कि इस मास्टर को, यानी कि इस लिटिल मास्टर को एक सपना आया था इसके बारे में जब मैं सोने में लगा हुआ था, और मन में सोचते भाई क्या लगता है कि कुछ और भी पूछ लो लेकिन ये मत पूछो। मैंने उस डैम नेशनल टीचर से वादा किया था कि मैं इसके छुपा कर रखूंगा, सिगरेट रखूंगा। तभी प्रिंसेस यालन भी उससे कह लगते कि योर मेजेस्टी आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, ये जियांग के खुद की डिफिकल्टीज, मैं इस बात की कसम खाकर कह सकती हूँ कि ये सपना देखा था। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार मैं ये क्या बकवास करने में लगी हुई, आखिरकार मैं कैसे, मुझे कैसे पता होगा जियांग को सपना देख सकता है। खैर वो सब छोड़ो, ये तो एक बकवास थी। तभी एमसी उससे लगता है कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, और आज से और अभी से तुम इस डोंकी कंट्री के रूलर हो। अगर वाकई में तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करते हो तो तुम मुझे बस एक मैसेज भेजना, मैं यहाँ पर इनको सबक सिखाने के लिए आ जाऊंगा अच्छी तरीके से। और तुम्हारा जो लिटिल मास्टर है वो 3 दिन और 3 रात निपटाएगा ताकि वो इस एंडलेस सी को क्रॉस करने के बाद वापस से इस डोंकी कंट्री में आ सके और इन सभी के सभी ब्रेड को एक अच्छा सबक सिखा सके। और तो और तुमने मुझसे ये भी नहीं पूछा था कि आखिरकार मैंने यालान के साथ क्या किया था उस 2 घंटे के दौरान जब मैं थंडर टैक्टिकल स्ट्रेटेजी को डिस्कस करने में लगा हुआ था। लेकिन तभी क्राउन प्रिंस वहां से जाने लगती है, क्राउन प्रिंसेस, और ये देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम वाकई में और नहीं जानना चाहती हो। तभी क्राउन प्रिंसेस उससे क्या लगता है कि नेवर माइंड, मुझसे और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, मुझे शायद और ज्यादा केयरफ्री होना चाहिए। अब जो बात होनी थी वो तो बात खत्म हो चुकी है, इसको यहीं पर भूल जाना चाहिए। तभी हमारे एमसी का ब्रदर उसे बुलाता है और उससे क्या लगता है ब्रदर मिस यालान अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये बात सुनकर एमसी भी चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है गॉट इट ब्रदर, हम अभी आ रहे हैं अभी। और तभी हमारा एमसी उस क्राउन प्रिंसेस को बाय बाय कहते हुए वहां से चला जाता है और वो भी उसे बाय बाय कहते हुए चली जाती है। भाई यार मुझे लगा था इनके बीच में कुछ इलू इलू होगा यार, हारिम बारिम होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसने इतनी बढ़िया क्राउन प्रिंसेस को छोड़ दिया। तभी हमें उसके बोर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछने में लगी हुई थी कि मुझे लगा था कि तुमने जानबूझकर ये टॉपिक मिस रूशी के सामने लाया था ताकि तुम मुझे सच सच बता सको। तो एमसी उससे क्या लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे जो लिप्स है वो वाकई में बहुत ज्यादा टाइट है और मेरे मुंह से एक भी शब्द बाहर नहीं निकल सकता। ये सुनकर प्रिंसेस यालन उससे क्या लगता है कि ठीक है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, आखिरकार तो अभी तुम क्या करने में लगे थे। तभी एमसी क्या लगता है कि मैं बस ये ट्राई करने में लगा था कि आखिरकार जो क्राउन प्रिंस है वो वाकई में इसी सिचुएशन को जाने देगी। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे क्या लगती है कि ये जो पहली बार है जब भी मैंने तुम्हें इस तरीके से वल्गार वर्ड का इस्तेमाल करते हुए देखा था और तुम किसी के बारे में इतना ज्यादा सोचने में लगे हुए। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ऑफ कोर्स ये बात सबका दिल होता है, भला ही मुझे पर्टिकुलर डिटेल्स के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन मुझे दूसरों को अनोइंग करने में लोगों को काफी ज्यादा एम्बिशन मिलता है, काफी मजा आता है। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा होकर जरूर ग्रो हो जाऊंगा। जब इनकी बकवास चली रही होती है तभी सिस्टम भैया यहाँ सिस्टम यहाँ पर आती है और उससे क्या लगता है कि होस्ट को यहाँ पर अपना माउस सेटअप करने दो। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ पर जो लिटिल एन सिस्टम है वो अपना मुंह बंद रखेगी। तो जो तुम्हारी जो लिटिल एन है वो सब कुछ रिवील करने वाली है इस सीट के बारे में, वो भी थर्ड डायमेंशन में जाने के बाद। कुछ दिनों पहले की बात बताई जाती है जहाँ पर उस नेशनल टीचर ने हमारे एमसी और प्रिंसेस को बुलाया होता है और कह रहा होता है कि आप लोग अंदर आ सकते हो। तो एमसी उससे पूछता है कि ब्रदर नेशनल मास्टर आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दबाजी में क्यों मचाई और हमारे ऐसी क्या मदद चाहिए कि तुमने मुझे और यालान को इतनी जल्दी में बुलाया। तो टीचर उससे क्या लगता है कि जो लोली वन है वो ब्रदर जियांग से एक फेवर चाहता है कि 3 दिन बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्रदर जियांग है वो प्रोटेक्ट करें क्राउन प्रिंस। ये बात सुनकर वो काफी शौक होते हुए क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और सच सच बताओ मुझे। तभी प्रिंसेस उससे कहने लग आई प्रिंसेस से हमारा नेशनल मास्टर पूछता है उससे क्या लगता है कि मिस यालान क्या तुम्हें अभी भी वो कहानी याद है फॉक्स के बारे में और रैबिट के बारे में जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी। ये बात सुनकर वो उससे क्या लगता है कि जी हाँ मुझे अभी भी याद है। जहाँ पर वो कहने लगता है कि जो फॉक्स था उस कहानी में वो मैं हूँ और रैबिट कोई और नहीं बल्कि मैं हमारी क्राउन प्रिंस, क्योंकि जो क्राउन प्रिंस है उसे अडॉप्ट किया गया और जो भी स्टोरी मैंने तुम्हें सुनाया वो सब कुछ सच है। और सिर्फ इस जो डिफरेंस है वो इतनी सी बात है कि जो क्राउन प्रिंस है वो मैन नहीं बल्कि मैं एक वुमन है। ये बात सुनने के बाद वो काफी शौक हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि अब मुझे समझ में आया जो क्राउन प्रिंस है वो इस तरीके से मुझे अजीब तरीके से घूरने में लगे थे जब हम पहली बार मिले थे। तो जो अब जो क्राउन प्रिंस है वो वाकई में एक वुमन निकली। जहाँ पर नेशनल टीचर उससे कहने लगता है कि ब्रदर जियांग तुमने मुझसे कहा पूछा था ना, तुम्हें अभी भी वो वक्त याद है जब हम पहली बार मिले थे, तो तुमने जो लास्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा। जहाँ पर वो कहने लगता है हमारा एमसी उससे पूछता है हाँ मुझे याद आया जब मैंने तुमसे पूछा था कि आखिरकार तुम थ्रोन का उल्टा पलटा क्यों करना चाहते। जहाँ पर नेशनल टीचर उससे क्या लगता है और बताता है कि मैं तुम्हें आप सबको सच सच बता देता हूँ, सारे के सारे जो भी चीजें मैं करने में लगा हूँ ताकि मैं क्राउन प्रिंस की मदद कर सकूं और वो थ्रोन को असेंड कर सके। ये बात सुनकर ये काफी शौक हो जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ओ हाँ मुझे याद आया, नेशनल टीचर ने मुझे नेशनल मास्टर ने वो स्टोरी सुनाई थी, उसमें मिस्टर फॉक्स ने लिटिल व्हाइट की रैबिट की मदद की थी ताकि वो फॉरेस्ट किंग का किंग बन सके और उसके बाद उसने कॉल्यूट कर लिया था हॉर्स हंटर्स के साथ सीक्रेटली।
और बात करें नेशनल मास्टर के बारे में तो उन्होंने सी डीमंस के साथ मिलकर काम किया। ये बात सुनने के बाद एमसीयू से लगता है कि ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कावर्डी वाली बात। तुम वाकई में क्राउन प्रिंस की असेंट करने में मदद करना चाहते हो, लेकिन तुम आउटसाइडर के साथ मदद ले रहे हो जो कि तुम्हारे ही लोगों पर नुकसान पहुंचा रहे हो। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि उससे मुझे वाकई में बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं मैं, और ये सारी की सारी जो सिचुएशन अभी हुई है वो उसके लिए मैं मिस याल्लान को धन्यवाद करना चाहूंगा जिसने मेरी आंखों को खोल दी। और तो और मैं चाहता हूँ कि ऋषि को वाकई में सवर्जियन क्लीनली और हॉनेस्टली बनाना चाहता हूँ, और मैं जो भी क्राइम किए हैं उसके सजा में लेने के लिए भुगतने के लिए तैयार। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो 3 दिन बाद जब वो सी डीमन सभी के सभी बीस्ट अटैक करेंगे हमारी इस सिटी पर, तो इसी केस के दौरान मैं इस पैलेस को बचकर निकलने में कामयाब रहूं। फिर उसके बाद मैं सभी के सभी सामने ऐसा दिखाऊंगा जैसे कि मैं ऋषि की आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगा और सभी को ये बता दूंगा कि ऋषि एक वुमन है, और कन्फेस कर दूंगा कि मैंने ही सी डीमंस के साथ कोलिड करने के बाद इस किंगडम पर अटैक करने के बारे में सोच, और मैं इस तरीके की सिचुएशन को सेटअप कर दूंगा जिससे कि जो ऋषि है वो फाइनली अंत में आकर मुझे मार देगी। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं और एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं ब्रदर, तुम कुछ ज्यादा ही खतरनाक गेम खेलने में लगे हो। इसको देखकर नेशनल टीचर उससे कहने लगता है कि सिर्फ और सिर्फ जब वो मुझे अपने हाथों से मार देगी, जो कि नेशनल टीचर है वो जो कि एक गद्दार है और सभी का दुश्मन है, और जब वो अपने हाथों से मुझे मारे और उसके बाद ही जो पीपल है जितने भी हमारे इस कंट्री के लोग हैं उसे साइलेंस करने में कामयाब रहेगी और बिना किसी परेशानी के इस थ्रोन को असेंड कर सकती और सभी के सभी लोग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस याल्लान काफी शॉक होते हुए चिल्लाते उससे कहने लगते कि लेकिन तुम्हें ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो एमसी उसे शांत करता है। तभी टीचर उससे कहने लगता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकती हो, मैं मरने के लिए पूरी तरह डिटरमाइंड हूं। तभी एमसी कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी चॉइस बाकी मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, तो जैसा चाहो तुम वैसा कर सकते हो। जब हमारा जो नेशनल टीचर है एमसी को इस तरीके से देखता है तो उसका धन्यवाद कहते हैं। सोचते हुए क्या लगता है कि जियांग वही ये वाकई में बहुत ज्यादा इंसाइटफुल है और फ्यूचर के बारे में सोचता है और बताने लगता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक बार मेरे मरने के बाद पब्लिक का जो ओपिनियन है वो इस तरीके से चेंज कर देना है कि सारे के सारे लोग सिर्फ और सिर्फ ऋषि को सपोर्ट करें और प्रोटेक्ट करना उसे। आफ्टर ऑल वो बस एक लड़की है और इतने सालों से वो एक वुमन होने के बाद भी क्राउन प्रिंस बनी रखी है, तो सीधी सी बात है कि लोगों के द्वारा उसे क्रिटिसाइज किया जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों के दोनों मुझे मेरा ये काम करने के लिए मुझसे वादा करोगे और इवेंचुअली मैं काफी ज्यादा इटरनली ग्रेटफुल होऊंगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी वहां पर बैठकर उससे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि अगर मैं तुमसे इस बात का वादा करूं तो करेगी, और भले ही मैं इसको नहीं कर पाऊं तो। ये बात सुनने के बाद टीचर काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि मैं वाकई में जैसा मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं वादा तुम्हारा, अगर तुम मुझे ये वादा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। एक्सचेंज एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको सीक्रेट लोकेशन बता सकता हूँ कि जो एंडलेस सी का मैप है वो कहाँ पर छुपा रखा हुआ है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और तुरंत उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि नहीं, जो सीक्रेट लोकेशन है एंडलेस सी के मैप की, तुम्हें मेरे लिए कुछ और भी करना पड़ेगा। ये बात सोचकर वो टीचर उससे पूछ लगता है कि किस तरीके की हेल्प चाहिए। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मुझे याद है कि तुम विंड एट्रीब्यूट के कल्टीवेटर नेशनल मास्टर, मैंने सही कहा ना? तो नेशनल मास्टर उससे लगता है इस बात तो सही है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूँ कि तुम वहां पर बहुत ज्यादा विंड का इस्तेमाल करो साउथ में 3 दिन बाद फिक्स समय। ये बात सुनकर वो उस बात से तुरंत एग्री हो जाता है और एमसी इस बात को जानकर काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि अगर ऐसी बात तो डील है, अगर ऐसी बात है तो मैं क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार जो क्राउन प्रिंस है वो मेरे बड़ी है, नहीं मेरी सिस्टर। अगर तुम इस बारे में कुछ कहोगे नहीं तब भी मैं क्राउन प्रिंस को प्रोटेक्ट करूंगा। जहाँ पर टीचर उससे क्या लगता है कि एक बात का और ख्याल रखना कि हमारे बीच में जो भी यहाँ पर बात हुई है उसके बारे में कभी भी ऋषि को नहीं पता चलना चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो उससे क्या लगता है कि मुझे पता है मैं कोई बेवकूफ थोड़ी नहीं, बिल्कुल तुम्हारी। और इस तरीके से सिस्टम सारी की सारी कहानी को बता देती और कहने लगती है कि सारे के सारी जो स्कोप हुआ था, जो कहानी हुई वो यहीं पर खत्म होती है। अब हमारे एमसी की नई जर्नी जहाँ से स्टार्ट हो, और जब हमारा एमसी वापस से अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है तभी हमें किसी को दिखाया था जो कि पीछे से देख देख कर काफी गुस्सा हो रहा है और जिसने इस श्रिम्प को जिंदा किया था। और क्या लगता है कि जो गुड फॉर नथिंग श्रिम्प कहीं, यहाँ तक कि जो लीगन है अनडेड सीक्रेट डीमंस का, वो भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ना ही जियांग वानगॉन को मार पाए ना कि किसी और। तभी अचानक से उसके पीछे एक अजीब सा पोर्टल खुलने लगता है और उसके सामने एक बंदा आता है जिसका नाम ली वैन है, जो की 10,000 सीमन सेट के ली फेंग का ब्रदर और आकर उससे कहने लगता है कि विल्डरनेस, आखिरकार तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कैप्चर किया जंग वैंगवान। ये बात सुनने के बाद ये काफी तक घबराने लगता और घबराते घबराते कहने लगता है कि जूनियर सेक्ट मास्टर जो विल्डरनेस है वो काफी ज्यादा इनकम्पिटेंट है। उसने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि वो जो जियांग वैन को इतनी आसानी से नहीं पकड़ पाएगा। जिस बात सुनने के बाद इस बंदे गुस्सा जाती है, चिल्लाते उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम इतने समय से क्या करने में लगे हुए हो? मैंने तुम्हें स्टारफॉल कंटिनेंट में कितने ज्यादा समय पहले भेजा था, लेकिन अभी भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया। मुझे नहीं पता कि आखिरकार जो जियांग वेंगयान है वो मर जाए या फिर जिंदा रहे, लेकिन अगर तुम वाकई में उसके सर को वापस लेकर नहीं आते हो यहाँ पर, तो मैं इस बात की कभी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम वाकई में असेंड कर पाओगे उस थ्रोन, ताकि तुम अपने क्लैन के सक्सेशन सेरेमनी में जीत पाओ, और नहीं मैं तुम्हें सपोर्ट करूँ। फिर मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम किस तरीके से इस काबिल बनते हो कि तुम मेरी सिस्टर के साथ शादी कर सकते। सीधे शब्दों में हमारे एमसी के बाप की अम्मा के साथ शादी करना चाहता है लौंडा। और तभी वहां पर उसका मैसेज खत्म हो जाता है। ये बात जानकर इस बंदे को काफी गुस्सा आती है और मन में सोचते हुए गुस्सा करते कहने लगता है कि तुम बस देखते जा, लगता है कि मुझे 3 अलायंसेस 5 किंग और 16 हॉल्स के साथ अपने आपके फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ेगा सी डीमंस के साथ, जो कि एल्डर सी में सराउंड कर बैठे हुए हैं, ताकि मैं उनका इस्तेमाल कर जियांग वैंगन को वाइब्रेट कर सकता। तभी यहाँ पर हमें 3 नमूनों को बैठे हुए दिखाया जाता है। सेंटर में बैठा होता है कुनमिंग, 3rd लेवल ग्रेट अलायंस लीडर का सी ओपनिंग रियलमी पर, किंग टर्टाइस 2nd लेवल 2nd अलायंस लीडर
सी ओपनिंग रियलमी पर सेकंड लेवल के क्लियर, और राइट साइड में बैठी होती है फेरी शेल जो कि सेकंड लेवल पर होती है थर्ड अलायंस लीडर सी ओपनिंग रियलमी। तभी विल्डरनेस उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि ये विल्डर तभी वो चिल्लाते हैं इसको देखकर और क्या लगता है कि विल्डरनेस आकर कर तुम अपने मून एक्सेस कंटिनेंट में क्यों नहीं हो, तुम हमारे इस सी डीमन अलायंस के पास क्या करने में आए। ये सुनने के बाद विल्डरनेस उससे क्या लगता है कि नेचुरल सी बात है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छा और ग्रेट मौका डिलीवर करने के लिए आया हूँ अलायंस लीडर। ये बात सुनकर वो उससे पूछने लगता है कि मुझे बताओ क्या चांस, और तभी विल्डर क्या लगता है कांग जीवान टू पियर। ये बात सुनने के बाद वो तीनों के तीनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम कह रहे हो कि जो कांगजान पियर्ल है वो हमारे मरमेड क्लैन का था, वो काफी समय पहले कई सालों पहले गायब हो चुका था, लेकिन तुम इसके बारे में कैसे जानते। ये बात सुनने के बाद वो अंडर बिल्डर ने उससे क्या लगता है कि इसलिए क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे देखा जब मेरे फादर ने और मैंने मिलकर दोनों के दोनों उस मरमेड क्लैन पर अटैक कर दिया था ताकि हम उसके ट्रेजर को ऑब्टेन कर सके, और उन्होंने उसे हासिल करने के लिए फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था अपने क्लैन के उन मरमेड्स के खिलाफ। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उस बैटल के दौरान जो कांगजान पियर्ल है वो एक्सीडेंटली सेंट्रल ट्रेंच में गिर चुका था उस एंड्रेस से, जिसे ढूंढना हमारे लिए इतना ज्यादा आसान नहीं था क्योंकि वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा था। और मेरे फादर ने उस वक्त मुझसे कहा था कि ताकि हम इस कांगजान पियर्ल की लोकेशन को बिल्कुल भी रिवील ना करें तो हमें सभी के सभी मरमेड्स को वहीं पर मारना पड़े। ये बात सुनने के बाद वो अपने बेटे को भी ऑर्डर देने लगता है कि जाओ और सभी के सभी मरमेड्स को मार। जब ये अपने बाप से ऑर्डर सुनता है तो वो क्या लगता है कि फादर इस दिन का इंतजार करने में लगे हुए थे कि कब वह इतने पावरफुल बन पाए कि वो डाइव कर सके इस ट्रेंच की इतनी ज्यादा गहराई, और उसके बाद वो कांगजान पियर्ल को वापस से हासिल कर सके। और उसके बाप ने मुझसे ये भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कांगजान पियर्ल की लोकेशन के बारे में कभी भी किसी को रिवील मत कर, हम बाद में आकर इसे रिट्रीव कर लेंगे। ये बात सुनने के बाद थ्री अलायंस का लीडर उससे क्या लगता है कि जबकि तुम अब जब बाकी में जानते हो कांगजान पियर्ल के बारे में तो आकर तुम खुद इसे क्यों नहीं ले सकते। ये बात सुनने के बाद विल्डरनेस घबराते हुए उससे क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आकर मेरे जो फादर है वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन मेरे फादर ने मुझसे कहा कि ये बात सच है या नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि अगर तुम वहां पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें इसके बारे में जरूर पता चल जाएगा। मैंने सही कहा। ये बात सुनकर थ्री अलायंस का लीडर उससे क्या लगता है कि तुम मुझे अपनी कंडीशन बता। तो विल्डरनेस उससे क्या लगता है कि थ्री अलायंस के लीडर है वो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट मैन मानना पड़ेगा। मैं बस ज्यादा नहीं कुछ चाहता, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कुछ टारगेट है उन्हें मारने में मेरी मदद कर। ये बात सुनकर वो पूछता है लेकिन कौन। तभी विल्डरनेस उसे क्या लगता है जियांग वान गोआन और उसकी पूरी की पूरी फैमिली। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपनी सभी के सभी स्किल्स को देखने में लगा हुआ, और जब उसकी स्किल्स लेवल अप हो जाती है तो वो काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि जबकि जो जियांग वाई है उसने मेरी मदद की थी सक्सेसफुली मेरी स्पिरिट एनर्जी को इकट्ठा करने में। उसके बाद मैं वैली ऑफ यूनियन रियली में पहुंच चुका था लास्ट टाइम, जो मेरी जो स्पिरिचुअल सी है वो काफी एक्सपेंड हो चुकी है, और जो एंगर वैल्यू है वो काफी ज्यादा इकट्ठी कर ली है मैंने इस ट्रिप के दौरान इस ईस्टर्न हिल कंट्री। तभी सिस्टम आकर उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ वैली ऑफ यूनियन के सेकंड लेवल पर पहुंचने। जब तुम सेकंड लेवल पर पहुंच जाओगे वैली ऑफ यूनियन के तो तुम्हारी जो स्पिरिचुअल सी है वो पहले के मुकाबले में और भी एक्सपेंड हो जाएगी और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी इंक्रीज हो जाएगी, और उसके बाद तुम 300 मीटर के दौरान कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ये बात सुनकर एमसी एक्साइटमेंट से भर जाता है और उससे लगता है कि आखिरकार तुम किस चीज का इंतजार करने में लगी हुई हो, सारी की सारी पावर को जल्द से जल्द इस एक मास्टर के लिए ऐड कर दो। जब वो कल्टीवेट करने में लगा ही हुआ तभी अचानक उसकी शिप किसी पत्थर से टकरा जाती है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि मुझे रोड नहीं दिखाई दे रहा। और तभी हमारी प्रिंसेस को वहां पर एक अजीब तरीके का गाना सुनाई देने लगता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार मुझे ये किस तरीके की आवाज आ रही है। और प्रिंसेस पूछने लगती है कि जियांग भाई क्या तो मुझे सुनाई दे रहा है ये गाना। तभी एमसी को लगता है कि नहीं तुम किस गाने की बात कर रही हो, चला मुझे देखने दे दो आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हो। जब वो ध्यान से देखता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और देखता है कि हमारे बॉटम के शिप के नीचे जहाँ पर कई सारे रॉक्स हैं, कई सारे पत्थर से लगता है कि हमारी शिप डूबने वाली है। और अचानक से उसकी शिप हिलना जोर जोर से चालू हो जाती है, जिसको देखकर हमारे एमसी का बाप चिल्लाते हैं। उससे लगता है कि जियांग ना कोकली जल्दी से जल्दी इस बोल्ट को होल्ड करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें गिरने नहीं देना, इस बोट को पलटने नहीं देना। तभी जियांग आगे आकर उससे क्या लगता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है फादर, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं सकता लेकिन आपको ठीक करना होगा। तभी वहां पर हमें कई सारे मरमेड्स को दिखाया जाता है जो कि वहां उस शिप को पलटने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और क्या लगता है कि जल्दी जल्दी इस शिप को यहीं पर पलट, हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर सकते। और जब कई सारे हाथ उसको पलटने में लगे हुए होते तो उसका बाप उसकी शिप को फिर भी नहीं संभाल पाता, तो वो काफी शौक हो जाता और जियांग नान और हमारे एमसी का बाप दोनों के दोनों शिप उस पे गिर जाते क्योंकि शिप वहां पर पलट जाता। और जब वह सभी के सभी लोग पानी में गिरने लगते तो हमारा एमसी जोर से चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि शिट ये तो गड़बड़ हो। तभी वहां पर सभी के सभी मरमेड्स आते हैं और क्या लगता है कि उन सभी को पकड़, और उनमें से एक मरमेड आकर हमारी लिटिल प्रिंसेस यानलान को पकड़ लेता है और उसे देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक होता है और कहने लगता है कि वाह जरा एक मिनट को इस वुमन के अंदर से हमारे मरमेड क्लैन की सेंट क्यों आने में लगी हुई। दूसरी तरफ हमारा एमसी पानी के अंदर गिरने के कारण बेहोश होने लगता है और वो यानलान की चिंता कर रहा हो और वहीं पर बेहोश होते होते कहने में लगा कि डैड ब्रदर मैं वाकई में यही मरने वाला हूँ, मैंने तो अभी तक अपनी मदर को भी ढूंढा नहीं। तभी थोड़ी देर बाद हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और एकदम तेज रोशनी की कारण वो काफी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि शिट आखिरकार इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है।
मैं तो ब्लाइंड हो जाऊंगा। और जैसे ही उसे होश आता है तो वो काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि जरा 1 मिनट रुको, जरा 1 मिनट रुको, मैं क्या अभी अभी इस सी के अंदर डूबकर नहीं मरने वाला था? आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? और जैसे ही हमारे एमटी को होश आता है तो जियांग उसके सामने होता है और उससे कहने लगता है, लिटिल ब्रदर तुम फाइनली होश आ चुका है, तुम सभी के सभी लोग तुम्हारा इंतजार करने में लगे हुए हैं। तभी हमसे क्या लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, आखिरकार मैं यहाँ पर इस तरीके से इस क्लेम के अंदर क्यों सोने में लगा? तभी जियांग ने एमसी का हाथ पकड़कर उसे घसीट कर वहां से ले जाता है और उससे क्या लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, तो मैं एक बार पास पहुंचकर वहां पर सब कुछ पता चल जाएगा। और तभी वहां पहुंचने के बाद वो प्रिंसेस होती है, वो काफी शौक होती है, एमसी को सब कुछ बताती है और उससे कहते हैं जियांग भाई फाइनली तुम्हें यहाँ पर होश आ चुका है, मैं वाकई में बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ तुम्हें लेकर। तभी एमसी क्या लगता है कि नॉनसेंस करना, बकवास करना बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार मुझे यहाँ पर चिंता करने की क्या जरूरत? तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार वो बंदा कौन है, बंदी कौन है, जो भी है। तभी वहां पर सामने एक लौंडिया बैठी होती है जो कि कतई मैच्योर लग रही होती है बहुत ज्यादा, जिसको देखकर याल्लान उसे बताने लगते हैं कि वो मेरी क्लैन लीडर जियांग भाई, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें इसके बारे में। तभी इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इसका नाम क्वीन शू यू है, जो कि फोर्थ ऑर्डर मर्फरफा क्लैन की लीडर है, वो भी हैगुस। इसकी रियलमी की बात कर ली, काफी पावरफुल कल्टिवेटर। जहां पर प्रिंसेस समझाती है जियांग भाई की और उसे बताने लगती है कि जियांग भाई जिन मर्फल आई मरमिन क्लैन की जो लीडर है क्वीन शू क्वान, इसने ही हमारी जान बचाई। और तभी वो सोचते हुए कहने लगता है, लेकिन तुम सिली गर्ल कहेंगे तो क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है कि जिसने हमारी बोट को डुबाया था वो कोई और नहीं बल्कि मैं यही लोग थे? लेकिन ये लीडर तुरंत उसकी बात को सुन लेती और आगे आकर उससे कहने लगती कि मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि मिस्टर जियांग यहाँ पर एक गलतफहमी, जो मेरे क्लैंसमैन है वो गलती से तुम्हें इन्वेडर समझ लिया था, तुम्हें दुश्मन समझ लिया था, इसलिए डिसरेस्पेक्टफुल हो गए थे तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उसे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हें बाद में कैसे पता चला कि आखिरकार हम लोग इन्वेडर्स नहीं है? जहाँ पर वो हमारी प्रिंसेस यालन का हाथ पकड़ती है और कहने लगती है ये सब इसके कारण हुआ है। ये देखकर वो पूरी तरह से कंप्यूटर शॉक हो जाती है प्रिंस। और तभी हमारा एमसी जब इसको हाथ इस तरीके से हाथ पकड़ते हुए देखता है तो वो उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और कहने लगता है कि रे है ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, अगर तुम वाकई में बात करना चाहती हो तो बात कर लो ना, आखिरकार इस तरीके से इसका हाथ पकड़ने की क्या जरूरत? तभी क्लैन लीडर उससे कहने लगता है कि याल्लान तुम्हारे रगों के अंदर मेरी सिस्टर का ब्लड बहने में लगा हुआ है और इससे वो मेरी सिस्टर कोई और नहीं बल्कि मैं एक मरमन क्लेड की ब्लड मरमन क्लेड की मेंबर। जब ये बात एमसी को पता चलती है तो वो काफी शॉक होती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैंने सुना है किंग वू से कि जो यांगलान की मदर थी वो एल्डर चीजें थी, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो एक मरफॉक निकलेगी। ये बात सुनने के बाद वो काफी रोना चालू कर देती है और उससे कहते हैं जियांग भाई मैंने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि यहाँ की सिचुएशन ऐसी होगी। भले मेरी मदर ने मुझे बचपन से लेकर पाल पोस कर बड़ा नहीं किया है, लेकिन आंट कुक ने मुझे मेरी काफी ज्यादा मदर की चाइल्डहुड के बारे में स्टोरियां सुनाई। जब वो याल्लान को इतना ज्यादा इमोशनल देखता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और तुरंत हमारे एमसी के गले लग जाती है और कहने लगती है ये तुम्हारे कहने का मतलब है मैं एक्चुअली मदर के पास्ट में इन्वॉल्व। तभी हमारा एमसी उसे कंफर्ट करने लगता है गले लगा और कहने लगता है कि भले तुम्हारी मदर यहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंफर्ट करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद। जब दोनों के बीच में यहाँ पे इलविलू चलने में लगा हुआ होता है वो तब बाकी के मेंबर बस कितने किसी कुत्ते की तरह देखने में लगे होते हैं भाई। तभी क्लैन लीडर उससे कहता है कि मुझे पता है कि जो याल्लान है उसकी बॉडी काफी ज्यादा कमजोर है और उसके बाद वीक वाटर बॉडी है इसके, लेकिन सबसे मोस्ट अर्जेंट चीज हमारे लिए ये है कि इसे ठीक करने के लिए हमें कांगजॉन पीएल की जरूरत पड़ेगी ताकि हम इसके अंदर की जो याल्लान की एक्सट्रीम यन एनर्जी है इसे हार्मोनाइज कर सके। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक होते पूछ लगता है लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि जो कांगजॉन पीएल की लोकेशन है वो कहाँ पर? क्या ऐसा नहीं कहा जाता था कि वो ऑलरेडी काफी समय पहले लॉस्ट हो चुका है? ये बात सुनकर क्लैन लीडर से बताने लगती है ये बात सच है, लेकिन यहाँ पर एक पर्सन है जो कि इसकी आइडेंटिटी के बारे में जानता है। तो एमसी पूछता है कौन? तो क्लैन लीडर से बताने लगती है कि नेदर गॉड का बेट। उस समय पर जब कांगलन पीएल के लिए बैटल चलने में लगी हुई थी तो नेदर गॉड की जो क्लैन वो उस क्लैन ट्रेजर को हासिल करना चाहता था हमारे, और इसलिए उन्होंने हमें हंट करना चालू कर दी। लेकिन इस बारे में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं और मेरे जो कुछ ग्रुप के जो जूनियर्स थे वो अपने आप को बचाने के लिए एक वेल के अंदर छुप गए और निकलने में कामयाब रहे। और उसी दौरान मैंने उनसे बात करते हुए सुना था कि जो हुआंग वू के जो वर्ड्स थे वो कहने में लगा हुआ था कि तुम सभी के सभी मर फॉक्स को मार देना, मरमेड को मार देना, किसी भी सर्वाइवर को यहाँ पर जिंदा मत छोड़ना, क्योंकि मेरे फादर बिल्कुल भी यहाँ पर जो कांगजॉन पीएल की जो लोकेशन है इसके बारे में रिवील नहीं करना चाहता। और जिस समय पर कांगजॉन पीएल वहां पर खोया था तो हुआंग वू वहां पर मौजूद था, तो मुझे पता है उसके बारे में सब कुछ पता हो। ये बात सुनने के बाद एमसी शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि आखिरकार जो हुआंग वू वापस से यहाँ पर क्यों हो गया, ये किस तरीके का इमोर्टल कॉकरोच है, मरता क्यों नहीं इसका मीना साला। तभी एमसी का ब्रदर उसके पास आकर उससे लगता है कि लेकिन जो हुआंग वू वो वाकई में अनप्रेडिक्टेबल है, हम इतनी बार उससे वू माउंटेन में बैटल कर चुके हैं लेकिन एक्चुअली में वो वहां पर डोंक्यू में कंट्री में वापस से अपडेट होने में कामयाब रहा। आखिरकार हम उसे ढूंढे तो ढूंढे कैसे? तभी एमसी को वहां पर एनर्जी ट्रिक निकालता है और उससे लगता है कि फादर को ये ट्रिक करने में बहुत ज्यादा शर्म आती है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फादर ने एक ट्रैकिंग मार्क छोड़ दिया है हुआंग वू पर, जब तक हम इस ट्रैकिंग मार्क को फॉलो करेंगे तब बिना किसी परेशानी के हुआंग वू को ढूंढने में कामयाब रहेंगे।
ये बात सुनकर वो उसकी तारीफ करते हुए उसका सेकंड बेटा आई मीन बड़ा बेटा कहने में लगा होता है कि फादर वाकई में आप बहुत ज्यादा फार साइटेड हो। तभी एमसी क्या लगता है कि स्टिल भाई मानना पड़ेगा, मेरा डैड वाकई बहुत ज्यादा सिली है, बहुत ज्यादा चालाक है। और तुरंत वहां से जाने लगता है और क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग अभी के अभी चलते हैं, फिर हम कांग जॉन पियर्ल को ढूंढ लेंगे, उसके पिछवाड़ पर जोरदार लात मारेंगे हुआंग वू के। ये बात सुनने के बाद उसका बाप चिल्लाते हैं, उससे क्या लगता है कि तुम लिटिल बास्टर कहीं के, क्या तुम मुझसे वापस से मार खाना चाहते हो। दूसरी तरफ हमें सीट रेंज पर दिखाया जाता है जो कि छींकने में लगा हुआ है। ये बात जिसको देखकर दूसरा बंदा इससे कहने में लगा हुआ होता है उस थ्री अलायंस का लीडर, आखिरकार क्या हुआ, तो मैं अचानक से बोलते बोलते रुक क्यों गए। वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस मेरे फादर मिस कर रहे होंगे शायद, जो कि यूज हमारा एमसी है भाई उसका बाप। जहाँ पर थ्री अलायंस का लीडर उससे कहने लगता है कि ये बेस्ट प्लेस है वाकई में, जैसा कि तुमने मुझसे कहा, और पूरे के पूरे इलाके को सराउंड कर रखा गया है और बाउंडेड कर दिया गया था जियांग पेंगुइन निपटाने के लिए सही जगह है। तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी ये बंदा उससे कहने लगता है कि ये इतना बुरा भी नहीं था, जिससे पहले कि मैं तुमसे कुछ पूछ मदद के लिए मैंने तुमसे ऑलरेडी ये जगह पहले ही चुनकर रख ली थी। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि अगर वाकई में मुझे इसके बारे में पहले से नहीं पता होता उन सी डीमन अनडेड के द्वारा कि इस समंदर के नीचे थ्री हेडेड फिक्स्ड सी ड्रैगन रहने में लगा हुआ, सोने में लगा हुआ है काफी गहराई में स्ट्रीट रेंज के अंदर अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं कांगयून पीएल को गार्ड भी करने में लगा हुआ है, जो कि एक्सक्लूसिवली भी ईट करता है जिंदा लोगों को, लिविंग थिंग्स को खाता अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए, जिंदा रखने के लिए। आखिरकार तुम ही बताओ मुझे, मैंने तुम्हें इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं कांगयून पीएल की जो लोकेशन है वो उसका जो बारे में तुम्हें इतनी आसानी से बना दूंगा। जब जंग फैमिली के मेंबर्स यहाँ पर वेस्टर्न पैराडाइज में भेज दिए जाएंगे, फिर उसके बाद मैं तुम्हें लीड करूंगा यहाँ पर सीट रेंज को फाइंड करने के लिए, ताकि तुम कांगयून पीएल को ढूंढ सको। और फिर ढूंढने के बाद तुम सभी के सभी लोग उस ड्रैगन के बेले में उसके पेट में चले जाओ और बिना किसी परेशानी के मैं कांगयून पीएल को हासिल करने में कामयाब रहूंगा। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं कितना चालाक। तभी एक्सप्लेन करते हुए सभी को बताने लगता है कि ये सीट रेंज है, यहाँ पर बॉटमलेस, और तुम सभी के सभी लोग इस बात से फैमिलियर है कि अंडर वाटर कॉम्बैट कैसे करते, तो मुझे लगता है कि तुम सभी को वाइप आउट करने में काफी आसान रहेगा तुम्हारे लिए। ये बात सुनने के बाद इनका लीडर उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस बात की गारंटी कैसे दोगे कि जो जियांग बेई है और उसके पूरे पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो सभी के सभी लोग इस जगह पर आएंगे। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगता है कि मुझे पता है नेचुरली। तभी अपनी गर्दन पर से उसका साइन निकालता है और उससे कहने लगता है कि जियान बेंगन को ऐसा लगता है कि जो उसने ट्रैकिंग मार्क मेरे ऊपर सेट किया उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसे इस बारे में नहीं पता कि ऑलरेडी मैंने इसके काउंटर कर दिया, इसके कास्ट स्पेल कास्ट कर मेरे द्वारा, और उसी के ट्रैकिंग इस्तेमाल कर मैं उसके लोकेशन के बारे में पता लगा सकता हूँ। तो वाकई में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें अभी तक नहीं ढूंढ पाता उस डोंकिंग कंट्री इतने आसानी इसी ट्रैकिंग मार्क का इस्तेमाल करके तो मैंने ढूंढने में कामयाब रहा था। ये बात सुनने के बाद ये दूसरी फेरी उससे पूछने लगती है कि तुम आखिरकार मुझसे क्या करवाना चाहते हो, हमसे क्या करवाना चाहते हो, जल्दी बताओ। ये बात सुनने के बाद उसे बताने लगता है कि जियांग वांगन वो मेरे वेयर अबाउट्स के बारे में जानता है, मेरी लोकेशन के बारे में जानता है, तो मैं मूव नहीं कर सकता, तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना बल्कि मैं कैप्चर करना है हुए यालान, जो कि सबसे ज्यादा वीकेस्ट और कमजोर है उनके ग्रुप में। फिर उसके बाद हम उसे किडनैप करने के बाद बैट के तौर पर उनका इस्तेमाल करेंगे यहाँ बुलाने के लिए। तभी एमसी के शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा एमसी और एमसी के बाप आपस में बैठकर बात करने में लगे हुए थे। एमसी कह रहा होता है कि डैड तुम कहने में लगे हुए कि जो हुआंग वू है वो इस जगह पर पैलेस पर मौजूद। तभी उसका पापा उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस जगह का नाम मामा तैनसी ट्रेंच, और ये काफी ज्यादा स्ट्रेंज चीज है कि जो हुआंग वू है उसने अपनी लोकेशन से बिल्कुल भी मूव नहीं किया इन 2 दिन के दौरान। ये सुनकर एमसी काफी कंफ्यूज होता है और क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं पर बैठकर पार्टी वार्टी करने में लगा हुआ। तभी वहां पर हमारी एंट्री होती है प्रिंसेस, लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेस उनके लिए कुछ खाने के लिए पीने के लिए लेकर आने में लगी हुई थी तो पीछे से आकर उसे कोई किडनैप करने के लिए आ जाता है और मुंह पर कपड़ा रखकर उससे लगता है कि बिहेव करना अच्छी तरीके से, वरना तो मैं मार दूंगा। और जैसे ही उसकी प्लेट उसके हाथों से गड़ती है तो वो दोनों के दोनों नोटिस कर लेते हैं इस बात को और चिल्लाते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि याल्ला जल्दी से उसे जाने दो वहां से। तभी हमें टाइटस और फेरी को दिखाया जाता है जो कि उससे आकर कहने लगते हैं कि अगर तुम वाकई में ये नहीं चाहते हो कि यहाँ पर मर जाए तो वहां पर हिलने की हिम्मत ही मत करना। अगर तुम वाकई में इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें मामा नान सी ट्रेंच के पास पहुंचना होगा आज रात को, और इस मौके को मिस ही मत करना। ये बात सुनने के बाद उसका बाप उससे कहने लगता है कि ये जरूरी ट्रेट है जियांग बेई, ये यहाँ पर ट्रैप बिछा कर रखा हुआ उन्होंने तुम्हारे लिए। ये एमसी बात सुनकर क्या लगता है तो क्या हुआ, ट्रैप है तो चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे बचाने के लिए जरूर जाएंगे, मुझे इसके ट्रैक में फंसना ही होगा। तभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है मामा नाम सी रेंज। यहाँ पर हमारा एमसी और एमसी की पूरी टीम वहां पर पहुंच चुकी है और वाटर में तैरने के लिए उन्होंने ऑलरेडी वाटर अवॉइडेंस टेक्निक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं जो कि उन्हें क्विंसुल क्लैन के लीडर के द्वारा सिखाया गया है। तभी एमसी की नजर जाती है यालान और यालान भी जंग को देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर एमसी उसके पास आकर उससे कहता है कि हम लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, अब जल्दी से हमारी यालान को रिलीज कर। जिसके बाद ये बंदा मुस्कुराता है और उससे कहता है कि रिलीज कर दूं, ऑफ कोर्स मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उसके बदले अपने बाप को एक्सचेंज करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए उस पर कहने लगता है कि हुआंग वू तुम अपनी लाइन को क्रॉस मत करो, तुम वाकई में अपने ग्रैंडपर से पिटना चाहते हो, तुम यहाँ पर सब कुछ अपने ही एक ही पॉइंट में हासिल करना चाहते हो। लेकिन हमारा एमसी के बाप उसे शांत करता है। यहाँ पर हमारा एमसी के बाप शांत करने के बाद आगे बढ़ते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ, यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ, जल्दी से यालन को छोड़ दो। ये बात सुनकर एमसी शॉक होते हुए उससे कहने लगता है कि जैस डैड आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप इसके शब्दों पर क्यों ध्यान दे रहे हैं, एक बार में निपटा दो इसे। तभी उसका बात टेलीपैथी का इस्तेमाल करके उससे क्या लगता है कि जियांग भाई तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर काफी शॉक होते हुए क्या लगता है कि डैड वाकई में वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं
और इसका इस्तेमाल सिर्फ वही कर सकता है जो कि हेगमोनी रियलमी पर पहुंच चुका है, जहाँ पर उसका बाप उसे बताने में लगा हुआ था कि जो हुआंग है वो अपने साथ कई सारे लोगों को लेकर आया है। और वह सभी के सभी लोग सी ओपनिंग रियलमी के कल्टीवेटर, इनका लीडर थर्ड टायर पर है, टर्टो सेकंड टायर पर है और फेरी सेकंड टायर पर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि में इनके साथ 10,000 सी डीमंस भी मौजूद हैं। हम इनको इतने आसानी से नहीं हरा पाएंगे, तो इस बात का ख्याल रखना कि हम इस बात को श्योर कर सके यालन पहले सुरक्षित रहे। तभी वो उसकी दिमाग में कुछ डरने लगता है, जिसको देखकर एमसी सरप्राइज होती है, मन में सोचते हुए क्या लगता है ये तो मेरे फादर की डिवाइन कॉन्शियसनेस है। तभी इसका बाप उसे बताने लगता है कि जब तक ये डिवाइन कॉन्शियसनेस तुम्हारे बॉडी के अंदर है तब तक सी ओपनिंग रियलमी के एक अटैक को बिना किसी परेशानी के तुम झेल सकते। और तो और सिर्फ इतना ही बल्कि में हम कितनी भी दूर क्यों ना हो जाए लेकिन तुम मुझे ढूंढने में कामयाब रहोगे, और आगे का जो रास्ता है वो तुम दोनों ब्रदर को अकेला लेना पड़ेगा। दूसरी तरफ जी बंदा मुस्कुराते उनको देखता है और क्या लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट करने में लगे हो। जियांग भाई और बाकी के सभी सब लोग आज मरने वाले हैं यहाँ पे। जहाँ पर हमारा एमसी का बाप आगे बढ़कर उससे कहने लगता है कि तुम जल्दी से यालन को सबसे पहले तो रिलीज कर दो। तो वो दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि अंकल जियांग तुम पहले आगे जा सकते हो, तुम्हें मुझे माइंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंसेस बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो यहाँ पर इसके जाल में फंसे। तभी ये बंदा ऑर्डर देता है और उससे क्या लगता है कि मैं तुम दोनों अलायंस लीडर को परेशानी देना चाहूंगा एक्सचेंज करने के लिए हॉस्टेज, जिसको देखकर स्टार्टर्स को गुस्सा आ रही होती है और क्या लगता है कि ये वाकई में सरदर्द है हमारे लिए। तभी एमसी का बाप उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि यालन क्या तुम ठीक, और जैसे उसे टच करने की कोशिश करता है तो वो टर्टल्स उसे तुरंत रोक लेता है, और रोकने के बाद तुरंत उसके बाद जो शील्ड आर्मर होता है वो हमारे एमसी के बाप को पहनाकर उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये 1000 ईयर ओल्ड टर्टल शेल आर्मर को पहनना पड़ेगा ताकि तुम कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल ना कर सको। जब ये बात प्रिंसेस को पता चलती है तो वो काफी शौक होते मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ये इतने ज्यादा डिसोलिट कनिंग ट्रिक का इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, अगर अंकल जियांग यहाँ पर पकड़े गए तो शायद मैं भी यहाँ पर नहीं जा पाऊँ, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी उस पर कोई अटैक कर देता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि यालन तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये देखने के बाद वो काफी शौक हो जाती है यालन, और उससे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट को अंकल जियांग, और अंकल जियांग को पकड़कर वहां से ले जाने लगता। लेकिन तभी अचानक से उसके शील्ड बैरियर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे कि उसका जो अंकल जियांग की जो डायरेक्शन होती है वो बंदा उसे खींचने में कामयाब रहता है अपनी चेन, और क्या लगता है कि तुम में से यहाँ पर कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, भागकर नहीं जा सकता। और वापस से जैसी प्रिंसेस यालन को पकड़ने की कोशिश करता है वो बंदा, तो हमारा एमसी वापस से आ जाता है और उससे कहता है कि तुम डिसोलेट कहीं के, तुम बास्टर्ड कहीं के, तुम्हें तेरी हिम्मत कैसी हो एक मैन होने के बाद एक वुमन को ब्लू कर रहे हो इस तरीके से। तभी ये बंदा उससे क्या लगता है कि हंसते हंसते बैटल फील्ड में यहाँ पर कोई मैन नहीं होता, ना ही कोई वुमन होता है, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार कौन फाइट कर रहा है। अब जबकि इस वुमन को तुम्हारे द्वारा बचा लिया जा चुका है तो तुम सभी के सभी लोग मर जाओ। और तभी वहां पर कई सारे मॉन्स्टर आकर उसे गुफा की तरफ ढकलने के लिए रेडी हो जाते, और एमसी के ब्रदर इसे देख लेते और प्रिंसेस भी इसे देखकर शॉक हो जाती है। यहाँ पर एमसी के ब्रदर चिल्लाते हैं, उससे लगता है कि माय डियर ब्रदर, जो सी डीमन की वॉर है वो जियांग बेई के खिलाफ। तभी हमारा एमसी अपने डिटेल सिस्टम को बुलाते हैं, उससे लगता है कि यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा डीमन, आखिरकार मैं किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर, जल्दी जल्दी मुझे कुछ सलाह और मेरे एंगर पॉइंट का इस्तेमाल कर। तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जहाँ पर पता चलता है कि हमारे एमसी के जो ब्रदर है वो सभी सीबी डीमंस को मारने में लगा हो। यहाँ पर सिस्टम सारी की सारी डिटेल्स निकालने के बाद उससे कहने लगता है कि होस्ट तुम्हारे इतने भी एंगर पॉइंट्स है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, क्योंकि तुम अपग्रेड किए थे हगमोनी वैली सेकंड ऑर्डर पर, और तुम्हारा बैलेंस इस वक्त 0। ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि शिट, मेरी जो चीट है वो वाकई में इस वक्त ऑफलाइन। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और क्या लगता है कि जरा 1 मिनट को होल्ड ऑन, यहाँ पर लिटिल मास्टर अभी भी मौजूद है। तभी वहां पर अपने दूसरे बारे जियांग जियाओबी को बुलाता है और क्या लगता है कि जल्दी से बाहर निकलो पिकाचू। और वहां पर एक अचानक से धमाका होता है, उस धमाके को देखकर ये सभी के सभी चारों लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं और क्या लगता है कि तुम तीनों के तीनों जल्दी से जाओ, और कांगबाई बीट चाहते हो ना, तुम जल्दी से इनको मारना पड़ेगा अगर तुम वाकई में उसे हासिल करना चाहते हो, और मैं तुम्हें इसके के बारे में बता दूं। ये बात सुनने के बाद वो तीनों के तीनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और हमारे एमसी पर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि डिसोलेट तुम्हारे लिए बेटर लगेगा कि तुम अपने शब्दों के जो तुमने हमसे वादा किया है तुम उसको वादे को निभा, जिसको देखकर ये अपने प्लान बनाने लगा होता है और अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठे कर कहने लगता है कि तुम बस तब तक इंतजार करो जब तक मैं सभी के सभी इन डेड सी डीमंस को रिफाइन न कर, और सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर जाता है फैंक्चुअर रियल में, और उन्हें रिफाइन करने के बाद काफी पावरफुल महसूस करते हुए क्या लगता है कि अब यहाँ पर मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अभी एमसी का जो डेवल वाला बंदा होता है वो उससे कहने में लगा होता है कि जियांग भाई तुम वाकई में कुछ करने के बारे में सोच भी रहे हो। तभी सिस्टम वहां पर आती है, वो भी उससे कहने में लगी तो तुम्हारा जो अपोनेंट है वो इस वक्त बी हाई रियलमी का है, तुम तो ज्यादा कुछ नहीं, तुम तो बस पीस ऑफ गार्बेज हो हैगमोनी वैली रियलमी पर। क्या तुम वाकई में तुम्हें सिचुएशन समझ में आ रही है? तुम्हारे बीच का जो रियलमी डिप्रेशन है वो कितना ज्यादा है और डिफरेंट कितना ज्यादा। जहाँ पर सी डीमन का लीडर आता है, सी अलायंस का लीडर आता है उसके पास, और उससे लगता है कि जियांग भाई अपनी जिंदगी मेरे हवाले कर दो, आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। दूसरा प्रिंसेस को दिखाया जाता, उसे दिखाते हुए कहने में लगा था कि जो वुमन तुम्हारे बगल में है वो ऑलरेडी काफी तक घायल है, चोट लगी हुई, और फेरी उसके पास आकर उससे कहने में लगी हुई थी कि लिटिल सिस्टर अगर तुम अपनी जान बचाना चाहती हो तो जंप कर दे, अगर तुम गिर जाती हो तो काफी ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। जहाँ पर वो बताता है जहाँ तक कि जो तुम्हारा ब्रदर है वो भी ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाएगा, और टटल जिससे कहने में लगा हुआ होता है कि बच्चे तुम इस तरीके से हैमर का इस्तेमाल करते हो, तुम्हारा जो हैमर है वो काफी हार्डर है मेरी शेल के मुकाबले में, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? और तभी हमारे एमसी पर लीडर अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि अब तुम्हारे पास जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा वो रिट्रीट करने, और धक्का देकर वो उसे इसी वैली में गिरा देता है हमारे एमसी, और उसके बाद हमारे एमसी प्रिंस और हमारे एमसी का ब्रदर तीनों के तीनों उस वैली में जाकर गिर जाते हैं, जिसको देखकर हमारे एमसी का बाप बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, चिल्लाते उससे लगता है कि नहीं
और एमसी मन में सोचते कहने में लगा होता है कि डैड आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हम यहाँ पर मरने नहीं वाले। आपसे ये शायद ये बात भूल रहे हो कि मैं यहाँ का मेन कैरेक्टर। और तभी यहाँ पर 3 हेडेड सीडी मॉन्स्टर ड्रैगन आ जाता है वहाँ पर, और उन सभी को मारने के बाद वो वहाँ पर आता है। उससे कहते हैं कि डिसोलेट जो कांग हाई बीट के बारे में जैसा कि तुमने कहा था, वादा किया था, तुम मुझे बताओ फटाफट से। तभी अचानक से वो बंदा उस रीवन अलायंस पर अटैक कर देता है, सी अलायंस पर, जिसको देखकर वो गुस्सा करते हुए चिल्लाने लगता है कि तुम डिसोलेट बास्टर्ड कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी अपने वादा तोड़ने की, तुम डिस्क्रिजल विलन कहीं। ये बात सुनकर वो डिसोलेट हंसने लगता है और उससे कहता है कि तुम सभी के सभी लोग यहाँ पर कोई भी इटर्नल फ्रेंड नहीं होता और सिर्फ इटर्नल इंटरेस्ट होता है। जो भी मेरे रास्ते में यहाँ पर खड़ा होगा वो पक्का मारा जाएगा। और वो बंदा अपने प्रेशर का इस्तेमाल कर उन तीनों को उसी खाई में पटक देता है, जहाँ पर वो तीनों चिल्लाते हैं। उससे कहते हैं कि डिसोलेट चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। पीछे से हमारा एमसी का बाप चिल्लाते हैं। उससे लगता है कि डिसोलेट तुम्हें यहाँ पर रिट्रीब्यूशन का सामना जरूर करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद डिसोलेट उससे कह लगता है कि हम जैसे लोग वाकई में इस रिट्रीब्यूशन का फर्क भी पड़ता है और विल्डरनेस को ही डिसोलेट कहा जाता है। तो समझ जाना गाइस, इसके अलग अलग नाम है, इसने स्टोरी वाले लिखा है तो मैं क्या कर दूं। खैर वो सब छोड़ो। तभी डिसोलेट हमारे एमसी के बाप के पास आकर उससे लगता है कि तुम्हारा जो रिट्रीब्यूशन है वो जल्दी आने वाला। तभी हमें दिखाता जाता है कि स्टार्टस को किसी के द्वारा पकड़ लिया जा चुका। और भाई साहब हमारा एमसी के बाप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता और डिसोलेट बिना किसी परेशानी को उसे पकड़ उसे के पास नजदीक आकर धमकाते हुए उससे लगता है कि मैं उम्मीद करता जब तुम 10,000 डीमन सेट के यंग मास्टर को देखोगे तब तुम इतने ज्यादा काम डाउन हो। ये बात सुनने के बाद उसका बाप काफी शौक हो जाता है एमसी का और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यंग मास्टर 10,000 डीमन सेट का आखिर का जो वंडर का ब्रदर है लीफ है वो वाकई ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं मिलना चाहता। जब हमारा एमसी वहां पर नीचे गिरने में लगा हुआ था तो वहां पर वो जायंट ड्रैगन देखकर काफी शौक हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर का यहाँ पर इसके नीचे जायंट ड्रैगन कैसे हो सकता है। तो उससे बचने के लिए वो अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर और पूरे के पूरे से उसे डेवर करने की कोशिश करने लगता है, उसे वहीं पर सील कर देता है। जिसको देखकर शौक होते हुए क्या लगता है कि इस ड्रैगन की जो पावर है वो कम से कम सील्ड रिवर्ड रियलिटी पर है। आखिरकार क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर। तभी प्रिंसेस उसके पास आती है और उससे लगता है कि आखिरकार हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए जियांग भाई। इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, हम ऊपर नहीं जा सकते। जब ये ऊपर नहीं जा पाते हैं तभी अचानक से हमारे एमसी के द्वारा लगाई गई ड्रैगन पर सील्ड वो पटाख से टूट जाती है और तभी वो ड्रैगन इस मौका का फायदा उठाकर हमारी प्रिंसेस यालान पर अटैक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो प्रिंसेस यालान पर अटैक करता है तभी अचानक से उसकी चेस्ट पर अजीब तरीके की एनर्जी बाहर निकलने लगती है और वो एक गोले का फॉर्म बना लेती है और ड्रैगन पर चढ़ बैठती है और वो अजीब तरीके की हरकतें करने लगता है। जिसको देखने के बाद वो प्रिंसेस पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिर का जो ड्रैगन है वो अचानक से इस तरीके से एक्टिंग करने में लगा हुआ है। तो एमसी क्या लगता है कि जरूरी जी मुझसे काफी ज्यादा डर चुका होगा और सिस्टम मुझे 3,891 एंगर पॉइंट दे देती है इस सी स्टेबलाइजिंग ड्रैगन से। और तभी अचानक से उसके मुंह से एक अजीब तरीके का पेड़ निकलता है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो युआन पेड़ है। तभी हमारे एमसी के ब्रदर उसको नहीं देख पाते तो उससे कहने लगता है कि लिटिल ब्रदर आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तो प्रिंसेस उससे कहने लगते हैं कि जियांग भाई तुम भी मुझे बताओ क्या तुम ठीक हो। तभी एमसी कहने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। और तभी वहां पर अजीब तरीके के बवंडर आने लगते हैं और तीनों के तीनों उस पीएल के अंदर सुखना चालू हो जाते हैं और फिर तीनों जब वहां से गायब हो जाते हैं तभी एंट्री होती है वो 3 अलायंस वालों की, जो कि वहां पर आकर जियांग वी को नहीं देखते हैं तो काफी शौक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आखिरकार सभी लोग यहाँ से गए तो गए क्या और यहाँ पर ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि ड्रैगन की कॉप्स पड़ी हुई है। और तभी आसमान में एक पीएल देखते तो शौक हो जाते हैं और क्या लगता है कि सर ऊपर देखो ये तो कांगयोन पीएल है, फाइनली हमने इसे ढूंढ लिया, ये तो वाकई में हमारा कांगयोन पीएल। लेजेंड कहते हैं कि जो कांगयोन पीएल है वो सी गॉड के मर्मिड टीयर्स है और जो भी डेस्टाइन पर्सन है उसे इस कांगयोन पीएल का इस्तेमाल कर रिसीव कर सकता है डिवाइन गाइडेंस और लॉस्ट सी गॉड के पैलेस को ढूंढ सकता है इसका इस्तेमाल करके। ये बात सुनने के बाद फेरी उससे कहने लगते हैं कि जो फर्स्ट सी गॉड थे उसके बाद पूरे के पूरे मर्मिड ट्राइब में कोई भी ऐसा डेस्टाइन पर्सन नहीं आया है अभी तक। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये शायद कांगयोन पीएल के वापस इनके एंटर होने के कारण वापस से एक्टिवेट हो चुके और एंटर होने के बाद इन्हें मिलेगा तो मिलेगा क्या। जहाँ पर टर्टल्स भी उससे कहने लगता है कि लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि जो डेस्टाइन पर्सन होगा जो भी इस कांगयोन पीएल में एंटर करेगा वो एक्सपीरियंस करेगा उस लाइफ को जो कि फर्स्ट सी गॉड के द्वारा जी गई थी उस सपने के द्वारा। अगर वो वाकई में उस ड्रीम ट्रायल को फेल हो जाते हैं वह सभी के सभी लोग उस ड्रीम की मेमोरीज को खो देंगे और वो सी गॉड बनने के जो चांसेस है उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर वो काफी एक्साइटमेंट से भर जाते हैं, जहाँ पर उनका लीडर बताने लगता है जाते जाते और क्या लगता है कि जो लोग डेस्टाइन नहीं है वह सिर्फ और सिर्फ सी गॉड की लाइफ को ऐसे देखेंगे जैसे कि कोई ड्रामा चलने में लगा हुआ सपने की तरह। तो तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम कोई गैम्बल लेना चाहोगे मेरे। ये बात सुनने के बाद वो टर्टल उससे कहने लगता है कि वाकई में सी गॉड बनना एक सभी का अनलिमिटेड ग्लोरी होती है हम सभी के लिए और हमारे एंडलेस सी डीमंस के पीपल के लिए काफी अच्छी बात हो। ऑफ कोर्स सी बात है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ सी डीमन बनना गॉड बनना चाहता हूँ। उसके बाद वो तीनों की तीनों उस पर अपना हाथ रखते हैं और फिर ही उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है चलो देखते हैं कि आखिर हमारी किस्मत वाकई में डेस्टाइन्ड है या फिर नहीं है। तभी वहां पर कोई कहानियां से पढ़ने लगता है, विजडम के बारे में बताया लगता है, बुद्धिस्ट के बारे में बताया लगता है और हर चीज की परेशानी के खुशी के बारे में, हैप्पीनेस और सैडनेस के बारे में बताया लगता है। और यहीं पर हमारे एमजी को दिखाया जाता है जो कि एक फिश बन जाता है और कहने लगता है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तभी कोई आता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर यहाँ पर मैंने एक बेबी को उनको पकड़ ली और जब ये बात हमारे एमजी को पता चलती है तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि
आखिरकार किस यंग मास्टर की बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जियांग वेई का ओल्डर ब्रदर नहीं, यानी कि मेरा भाई नहीं बड़ा। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो बोल नहीं पाता और मन में सोचते हुए कहने लगता है आसपास देखते हो कि आखिरकार ये किस तरीके की जगह है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग कांगजोन फील्ड के वर्ल्ड के इनसाइड में, लेकिन अभी भी मेरी पुरानी लाइफ की जिंदगी की मेमोरीज अभी भी मेरे पास है। क्या मैं वाकई में कोई डेस्टिनेड पर्सन नहीं हूँ? क्या आफ्टर गाइस अभी तक ये बात क्लियर नहीं है कि ये जो मछली है वो वाकई में हमारा एमसी है या फिर वो तीनों के वो तीनों के तीनों अलायंस के लीडर है। ये बात तो आपको बाद में पता चलेगी। मैं अभी से यंग मास्टर मान के चल रहा हूं, तो समझ जाना। जब इस मछली को देख हमारे एमसी के ब्रदर जैसे चेहरा दिखने वाला बंदा, पता नहीं हमारे एमसी के ब्रदर ये है नहीं है, बट चेहरा तो सेम है, तो हमें उसे वही कहकर बुलाने वाला। तभी हमारे एमसी के ब्रदर उससे कहने लगता है कि जाओ तुम वापस इसे ले जाओ। ये देखकर वो काफी शौक हो जाता है और ये मछली ये देखकर काफी घबरा जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम वापस ले जाओ, लेकिन मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो और इधर रोड़ा क्यों लगा है और ये किस तरीके की जगह है आखिरकार। और तभी चारों तरफ ध्यान से देखता है तो वो काफी शौक हो जाती है ये मछली और कहने लगती है कि ये वाकई में वही लेजेंडरी मरमेड पैलेस है क्या? तभी एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर आपको जल्दी से करनी चाहिए, जो तूनान हॉल में जो लिटिल प्रिंसेस है वो फाइट करने में लगी हुई है किसी के साथ। ये बात सुनकर ये बंदा काफी शौक हो जाता है और क्या लगता है कि आरू वो वाकई, और ये मछली भी काफी शौक हो जाती है। तो ये तो गारंटी हो चुकी है कि ये मछली है ना वो इन 3 अलायंस में से, ना कि हमारा एएमसी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्वीन रूओ को, जो कि एंशिएंट मरमेड प्रिंसेस है। वो एक अपने ही साथियों को मारते हुए उससे कहते कि तुम डेड की मरी हुई कैटफिश स्पिरिट कहीं की, तेरी हिम्मत कैसी लोगों को बुली करने के लिए। ये बात सुनकर दूसरा बंदा कहने लगता है कि किसने कहा था इसका मुंह बंद रखने के लिए। ये देखकर हमारा एमसी के ब्रदर एमसी के ब्रदर जैसे दिखने वाला बंदा उसके पास आकर उससे क्या लगता है आरू आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो, इस बंदे को यहाँ से जाने दो, तुम्हें तो समझना चाहिए कि तुम एक प्रिंसेस हो, आखिरकार तुम इतनी अनरूली क्यों हो रहे हो। ये बात सुनकर ये प्रिंसेस चिल्लाती है उससे लगता है कि आखिरकार इससे किसने कहा था कि लिटिल म्यूट को इस तरीके से बुली कर। ये बात सुनकर इस यंग मास्टर को काफी गुस्सा आ जाती है और वो उससे क्या लगता है कि तुम गाइस तुम वाकई में अपने लेसन को कभी भी ठीक से सीखते नहीं हो। इतना सबक मैंने सिखाया लेकिन तुम्हारे दिमाग में भेजे में दिमाग में बात घुसती क्यों नहीं है। और तभी यंग मास्टर ऑर्डर दे देता है कि तुम सभी के सभी लोग जाओ और इस बंदे को काम वैली में लेकर जाओ और उस क्लेम में इसे कैद कर देना कम से कम 100 ईयर्स के लिए। ये बात सुनने के बाद वो बंदा रोना चालू कर देता है और क्या लगता है वो मछली जैसे दिखने वाला बंदा, यंग मास्टर में गलत था, यंग मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे इस क्लेम से मत ले जाओ। ये बात देखकर ये प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और वो उसे चढ़ाती है, उससे लगती है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल सही होने में लगा हुआ है और जीभ निकाल के चढ़ाने लगती है। जिसको देखने के बाद जो मछली है वो काफी पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है और कह रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी नॉइजी क्यों है, इतनी आवाज क्यों आने में लगी हुई है। और वो हमारी प्रिंसेस को इस तरीके से उठाती हुए देखते आए और काफी शौक हो जाता है और उससे लगता है कि ये चीज तो वो यल्लान है ना फ्रॉम जियांग के साइड, यानी कि जियांग की प्रिंसेस। और जब ये बात इस मछला को पता चलता है तो वो काफी शौक हो जाता है और ये बात तो साबित हो चुकी है ये मछली हमारी एमसी नहीं बल्कि में उन 3 अलायंसेस के लीडर में से कोई है। खैर इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक आपको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे जो 100K का टारगेट है जल्दी करवा दो यार, प्लीज प्लीज मुझे 100K करवा दो यार, रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, 100K करवा दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करवा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।